आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो रहेगा एसिड और बेस से। देखिएगा एसिड और बेस होता क्या है, सीधा सा फंडा है कि अम्ल और क्षार, और एक आता है आपके साथ लवण। लवण की हम चर्चाएं करेंगे बाद में, लेकिन अभी केवल इन्हीं के बारे में समझे। एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार। एसिड मतलब कि क्या होता है बेस, एसिड का मीनिंग क्या होता है बेस, सॉरी एसिड का मीनिंग क्या होता है अम्ल, बेस मतलब क्या होता है क्षार। अम्ल खट्टे होते हैं, बेस आपके क्या होते हैं कड़वे होते हैं, यानी कि क्षार क्या होते हैं कड़वे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने इमली खाई होगी, इमली खाने पर कैसी लगती है सर जी, इमली खाने पर तो खट्टी लगती है, इसमें कौन सा सवाल है। नींबू खाया है, नींबू खाने पर खट्टा लगता है, ठीक है सर। कभी नहाते समय एकदम से मान लीजिए कि साबुन मुंह में चला जाए, साबुन मुंह में चला जाए तो एकदम से कड़वा सा स्मेल सा स्वाद आता है, क्योंकि साबुन क्या है एक बेस है, कड़वा है। कच्चा आंवला क्या है कड़वा है, यानी कि ऐसी कोई चीज चूना क्या है कड़वा है, यानी कि जैसे जीभ हमारी फट जाए। तो भाई चीजें सीधी सी बात है, ऐसी चीज जो कड़वी होती है प्लस हमारी टंग को क्या कर देती है थोड़ा सा फाड़ देती है, यानी कि जैसे कच्चा चूना खा लोगे तो जीभ एकदम से फट जाती है। तो सीधा सा मीनिंग कहने का अम्ल क्या होता है खट्टा होता है, बेस क्या होता है कड़वा होता है, यानी कि क्या होता है इसे या स्वाद ही नहीं होता है, सिंपल सा मीनिंग है स्वाद नहीं होता है, ठीक है सर। अब अम्ल खट्टा होता है, क्षार कड़वा होता है सर, इसमें चैप्टर खत्म हो जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, हम सीधा सा फंडा ये बताना कि अम्ल का सीधा सा मीनिंग बताएं तो आप बोलोगे जो चीज खट्टी है वो अम्ल है और जो चीज कड़वी है वो क्या है क्षार है। बस इतना सा सारे ये पूरे चैप्टर का सार केवल इतना है कि अम्ल खट्टा होता है क्षार कड़वा होता है। तो सर ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जाता है जब इतना सा ही फंडा है तो हम आपसे कहेंगे जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो कहां से बनते हैं। पहली चीज तो आती है आपसे ये पूछा जाता है कि पीएच स्केल पूछी जाती है कि इमली का पीएच मान कितना होता है, मुख में जो जीवा होती है जीवा पर लार होती है, लार का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है। तो यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों। अगला आपसे क्या बनता है कि किसके अंदर कौन सा अम्ल है, किसके अंदर कौन सा क्षार है, कौन से प्रबल अम्ल है, कौन से दुर्बल अम्ल है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 3-4 तरीके से, बहुत सारे के सारे आईएम करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें दही, दही क्या होता है खाने में खट्टा लगता है, सीधी सी बात है अम्ल है। चाय, चाय क्या होती है, चाय आप बोलोगे सर चाय तो मीठी लगती है। मेरे प्यारे बच्चों चाय के अंदर आप शक्कर डालते हो तो मीठी लगती है, वास्तव में चाय के अंदर एक एसिड होता है टेनिन एसिड, टेनिन एसिड याद रखिएगा, चाय के अंदर एसिड होता है। इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा एसिड होता है जिसके कारण क्या होती है खट्टे होते हैं फिर क्षारी होते हैं। कॉफी, कॉफी के अंदर क्या होता है क्वानिन होता है, कॉफी क्या होती है बेस होती है, यानी कि कॉफी क्या लगती है कड़वी लगती है। यदि आप कॉफी को देखोगे कॉफी में शक्कर डालने के बाद भी कॉफी कड़वी लगती है, क्योंकि वास्तव में वो क्या है बेस है। तो यहां से सीधा सा मीनिंग ये बनेगा जो खट्टे हैं वो अम्ल है, जो कड़वे हैं वो क्या है क्षार है। अगला मीनिंग क्या निकलेगा, यदि कोई अम्ल को पानी में यदि आप घोलते हो तो वो क्या देता है हाइड्रोजन आयन। क्वेश्चन यहां से बनता है आपका, पानी में अम्ल को घोलने पर क्या रिलीज होता है हाइड्रोजन आयन H+, जबकि आप क्षार को सी पानी में घोलते हो ना तो आपको क्या मिलता है हाइड्रो ऑक्सीजन आयन। हाइड्रो ऑक्सीजन का मीनिंग क्या हुआ, इसमें हाइड्रोजन का भी एक आयन होता है और ऑक्सीजन का भी एक आयन होता है, यानी कि OH- रिलीज होता है। तो पानी में घोलने के बाद अम्ल क्या देता है हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि ये क्या देता है हाइड्रो ऑक्सीजन आयन को रिलीज करता है। ठीक है सर, समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जाम्पल ले लो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, HCl को यदि आप पानी में डालोगे ना तो हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। हमने देखा भी HCl को तोड़ते तो हाइड्रोजन प्लस में जाता है और क्लोरीन माइनस में जाता है, दोनों बॉन्ड बना करके रहते हैं। उसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ये इसके साथ साझेदारी कर लेता है। ठीक है सर। NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर क्या होता है कास्टिक सोडा होता है, ये क्या करता है जल में घुलने के बाद Na यानी कि सोडियम प्लस बनाता है और OH- बनाता है। हमने कहा था आपसे यहाँ पर जब अम्ल रिलीज होगा तो हाइड्रोजन का प्लस आयन बनेगा, लेकिन यहाँ पर जब क्षार पानी में रिलीज होगा ना तो वो क्या बनाएगा ऑक्सी हाइड्रोजन आयन बनाएगा, यानी कि OH- बना के देगा। क्लियर है। तो दो चीजें हमको पता चली है, सिंपल सा मीनिंग देखोगे अम्ल खट्टे होते हैं क्षार कड़वे होते हैं। अम्ल को पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन मिलता है, जबकि क्षार को पानी में घोलने पर OH- मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, शानदार तरीके से यहां तक हमको क्लियर हुआ है, सिंपल सा मीनिंग। आगे यदि देखोगे तो जो क्वेश्चन बनता है ना वो बनता है यहां से। बच्चे होते हैं कंफ्यूज क्योंकि भूल भुलैया में घुमाया जाता है और हम घूमते रहते हैं। सिंपल सा मीनिंग केवल याद रखिएगा, बेस ब्लू कर देता है, B फॉर बेस और B फॉर ब्लू। यहां से आपसे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा लिटमस किसको क्या कर देता है। अरे किसको क्या करता है, दुनिया गई भाड़ में, गो टू हेल, गो टू हेल। आप केवल इतना सा मीनिंग याद रखना प्यारे बच्चों कि बेस ब्लू कर देता है, मतलब समझ में नहीं आया सर। देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे प्रश्न बनता है कि नीले लिटमस पेपर में यदि आप अम्ल को डालते हो तो कौन सा रंग देता है, लाल रंग देता है। और लाल लिटमस पेपर पर यदि आप क्षार को डालते हो तो वो कौन सा रंग देता है, ब्लू रंग देता है। सुनिएगा, नीला लिटमस पेपर है आपके पास, उस पर आपने अम्ल डाला तो कौन सा रंग आएगा, लाल रंग आएगा। और लाल लिटमस पेपर है आपने क्या डाला, बेस डाला, क्षार डाला तो वो ब्लू रंग देगा। हमने सिंपल सा लॉजिक आपको यहीं पर बता दिया, B फॉर बेस, यानी कि आप क्या करते हो बेस को डालते हो ना क्षार को डालते हो ब्लू रंग देता है। B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, बेस को डालने पर ब्लू रंग देगा तो सीधी सी बात है अम्ल कौन सा रंग देगा, लाल ही रंग देगा। तो अम्ल को डालोगे तो लाल रंग मिलता है, बेस को डालते हो तो ब्लू रंग मिलता है। B फॉर बेस को डालते हैं तो B फॉर ब्लू रंग मिलता है, और A फॉर एसिड को डालते हैं तो R फॉर रेड मिलता है। क्लियर है भैया, ये कोई प्रसाद नहीं है, ये कोई प्रसाद नहीं है, ये तो चेक करने का एक तरीका है। आखिर लिटमस पेपर यदि आपका लाल हो जाता है तो वो अम्ल है, और लिटमस पेपर यदि आपका नीला हो जाता है तो वो ब्लू है। ब्लू मतलब कि वो बेस है। क्लियर है, तीनों चीजें यहाँ तक कंप्लीट है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हाँ जी, अब देखिएगा विद्यार्थियों, आपके मन में जो प्रश्न बनेगा वो नहीं बनना चाहिए, लेकिन जो एग्जाम वाला बनाता है उस पर चर्चा करते हैं। तो लिटमस पेपर की सर बात हो गई, लिटमस पेपर ठीक है, नीला लिटमस पेपर होगा, लाल कर देंगे, लाल होगा कर देंगे, कौन सा ब्लू कर देंगे। और ब्लू करना है तो बेस को डालेंगे, लाल करना है तो एसिड को डालेंगे। ठीक है सर, कोई समस्या नहीं। लेकिन सर लिटमस है क्या, आखिर क्या है लिटमस, कुछ समझ ना आ रहे हो तो तनिक रुक जाओ जरा। हमने केवल आप तनिक रुकोगे ना तो यहां से आपका एक मीनिंग लिखेगा लिटमस पेपर। सर लिटमस पेपर कोई जादू नहीं है,
थेलोफाइटा ग्रुप का नाम सुना होगा। थेलोफाइटा ग्रुप वो पेड़ पौधे होते हैं जिसमें ना तो आपको तने का पता चलता है, ना पत्ती का पता चलता है, ना जड़ का पता चलता है। यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कहां पर पेड़ है, कहां पर पत्ती है, कहां पर फूल है, कहां पर जड़ है, बस है, समझ जाओ। यानी कि सब कुछ अंदर है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। वो होता है थेलोफाइटा नाम का ग्रुप। सर ऐसा तो सेवाल और कवक में ही होता है, फंजाई में। सर ये वही है क्या कि नर्मदा जी पे हम जब नहाने के लिए जाते हैं या प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं, वास्तव में हम गंदगी करने जाते हैं? जिस माता जी को माता जी बोलते हैं उसमें गंदगी करने जाते हैं। सर वहां पर जीनों पर कुछ कजाई जैसी होती है, फंजाई जैसी, हरे हरे रंग की। सर ये वही है क्या? बिल्कुल ये वही है। सुनना जरा, आपने देखा होगा नर्मदा जी में किसी भी नदी के किनारे, आपने देखा होगा घर की टंकियों में देखा होगा, सीमेंट की जो बड़ी बड़ी टंकी होती है उनमें देखा होगा, दीवार पर क्या होती है, परत चढ़ जाती है हरे रंग की। वो वास्तव में क्या होता है? पौधा ही होता है। वो वास्तव में क्या होता है? पौधा ही होता है। तो फंजाई होती है, कवक होता है। तो फंजाई या कवक जो होता है ना, तो वहीं से बनता है सेवाल और कवक का, दोनों का ही मिश्रण होता है जिसे हम लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन एक पौधा होता है जिसमें हमको कुछ भी पता नहीं चलता। थेलोफाइटा ग्रुप का एक पौधा होता है लाइकेन, जो कवक और सेवाल से मिलकर के बनता है। कवक और सेवाल से मिलकर के बनता है, पानी में उगता है, सहजीवन संबंध बनाता है। सर सहजीवन का संबंध का तात्पर्य समझ में नहीं आया? जैसे पति पत्नी नहीं होते हैं, सहजीवन करते हैं, मतलब कि जीवन यापन करते हैं, सह यानी कि बॉन्डिंग। हाँ जी, पति पत्नी पढ़ते हैं। जैसे पति पत्नी में देखा हुआ, एक खाना बनाता है, एक जॉब करता है। तो सीधी सी बात है, जो खाना बनाता है उसका काम है खाना बनाना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है दूसरे को जॉब करने वाले खाना बनाया कैसे जाता है। सही है सर? यानी कि सर इसका मीनिंग ये समझ में आया, इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसको खाना बनाना नहीं आता है। खाना बनाना मतलब कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन क्या होती है इसको पता ही नहीं है। समझो, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन से बनाते हैं सर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाते हैं। लेकिन ये दोनों जो गधे ना, इन दोनों गधे नहीं है, इनमें से एक गधा है, उस गधे को ये पता नहीं है प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, भोजन बनता कैसे। यानी कि सर एक भोजन बनाता है और दूसरा फ्री में खाता है, फ्री फोकट में। सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन क्या करें, दोनों साथ में सहजीवन यापन करना है, इसलिए ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ पर होती है प्यारे बच्चों। सहजीवन संबंध का मीनिंग आपको समझाना था केवल। सहजीवन मीनिंग का संबंध क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल कवक होता है। सेवाल तो खाना बनाता है अपना, याद रखिएगा, बहुत प्यारा बच्चा खाना बनाता है अपना। तो देखिएगा सेवाल और कवक यहाँ पर क्या होते हैं, सहजीवन का सीधा सा मीनिंग क्या होता है? जो मिलकर के भोजन बनाते हैं। एक भोजन बनाता है, दूसरा फ्री फोकट में खाता है, उसे बोलते हैं सहजीवन संबंध। यानी कि इनमें से एक भोजन बना देता है आपका कौन? एलगी आपका भोजन बनाता है, फंगी नहीं बनाता है। फंगी नहीं बनाता, इसका मीनिंग तो आप सभी को भी पता होगा। भोजन फंगस यानी फफूंद भोजन थोड़ी ना बनाती, बल्कि हमारे रखा हुआ भोजन पे आकर के चढ़ जाती है और खुद पूरे पूरे भोजन को खा जाती है और वो भोजन सड़ जाता है। आपने देखा होगा अचार डाला, अचार अचार देखा होगा, अचार में क्या होती है? चारों तरफ एक लेयर बन जाती है फफूंद की। तो क्या होती है? फंगस क्या करती है? दूसरों के भोजन पे अटैक करती है, दूसरों के भोजन पे अटैक करती है, खुद का कुछ नहीं होता, पूरा निपटा देती है। क्या करे भैया, हमारी मम्मी जी तो जब भी अचार बनाती है पता नहीं कैसा अचार बनाती है, और घर वाले बोलते भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो तो होते रहते हैं। उसमें फफूंद दिया जाती है हर, मतलब 15 दिन हुए नहीं कि 15 दिन बाद फफूंद चालू, स्मेल जैसी आने लगती है, लेकिन घर वाले खिला देते हैं, जबरदस्ती खा लेते हैं, फिर कभी कभी क्या करें। हाँ जी, आ जा। लाइकेन पौधे की पत्ती लीफ को सुखाकर एक इंडिकेटर लगाया जाता है। सर ये सब चीजों पर लगा सकती है क्या? लग सकती है। कौन सी चीजों पर? क्या बोल रहा हूँ? लाइकेन पौधों की पत्ती पर। देखिएगा पौधों की जो पत्ती होती है, लाइकेन पौधों की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों को सुखा दिया जाता है। पत्तियों को सुखा करके क्या होता है? इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि उस पर डालने पर, जैसे कि हमने लाइकेन बोला, लाइकेन की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों को तोड़ा जाता है, उनको सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद हमने यदि उस पर अम्ल डाला है तो लाल हो जाएगा, और यदि हमने उस पर क्या डाला है? क्षार डाला है, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, यानी कि नीला हो जाएगा। यानी कि सर सीधा सा मीनिंग ये निकला कि लाइकेन का जो पेड़ होता है ना, पौधा होता है, उस पौधे की पत्तियों को तोड़ा जाता है, सुखाया जाता है, उससे वो पेपर बनाया जाता है, जिसका इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यही पूरी कहानी है। जैसे आप जिस पुस्तक को, एक पुस्तक बताते हैं आपको, हाँ जी, ये एक ही पुस्तक है हमारे पास, ये छोटी सी पुस्तक है। हाँ जी, ये देख लें, 5 रुपए वाली कॉपी है ना। हाँ जी, तो देखिएगा ये छोटी सी जो पुस्तक है ना, इसमें अपने पेपर को देखा हुआ, ये कागज दिख रहा है आपको, कुछ लिखा तो नहीं है। हाँ जी, देखिएगा ये कागज जो दिख रहा है ना आपको, कवक और सेवाल का पहला पहला लाइकेन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। लेकिन ये सब कुछ बेकार की चीजें। हाँ जी, देखिएगा ये जो पेपर दिख रहा है ना, ये पेपर वास्तव में कैसे बना है? लकड़ी से बना है। आप सभी को पता है लकड़ी से बना है, तो ये भी एक लकड़ी है, ये भी एक लकड़ी है। तभी जलाने पर क्या बनता है? कोयला बनता है, कार्बन बनता है। वही चीज आपकी यहाँ पर होती है। क्लियर है? अब देखो आगे, लाइकेन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर पार्ट होता है, वायु प्रदूषक सूचक होता है, SO2 0% होती है। मीनिंग समझो जरा, मीनिंग समझो। इसका मीनिंग क्या हुआ? सर इसका मीनिंग ये हुआ कि एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट है, यानी कि जहां पर ये होता है वहां पर ये बताता है कि SO2 है ही नहीं है। और प्रदूषण तो सर SO2 फैलाती बिल्कुल। जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा का रीजन क्या है? वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से निकलने वाला धुआं। लॉजिक लगाओ कितना प्यारा निकल रहा है। हम आपसे बोल रहे हैं वाहनों से निकलने वाला धुआं और कारखानों से निकलने वाला धुआं ही तो मिलकर ऊपर जाता है और अम्ल वर्षा कराता है। यानी कि सीधा सा मीनिंग ये है सर कि जहां पर आपका SO2 होगा वहां पर लाइकेन ही नहीं होगा, या तो जहां पर लाइकेन होगा वहां पर SO2 नहीं होगा, यानी कि प्रदूषण ही नहीं होगा। तो ये इंडिकेटर बन जाता है। यानी कि प्यारे बच्चों ये मीनिंग निकला है कि जहां पर लाइकेन का पौधा होता है ना, उस रेंज में आपको प्रदूषण ना के बराबर मिलता है, या तो ये समझो प्रदूषण मिलेगा ही नहीं, जैसा कि नीचे लिखा भी हुआ है। लाइकेन पौधे जहां पर पाए जाते हैं वहां पर 100 से 150 मीटर की रेंज में एयर पोल्यूशन नहीं होता है। यदि वहां पर एयर पोल्यूशन होता है तो ये पौधा वृद्धि ही नहीं करता है।
समझ गए लॉजिक? यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं जहां पर आपका इंडिकेटर कौन सा होगा, ये जो लाइकेन का पौधा होगा ना, लाइकेन का पौधा वहीं पर ही लगता है जहां पर स्वच्छता होती है, जहां पर प्रदूषण नहीं होता है। जहां पर आपको प्रदूषण मिलेगा, जहां पर आपको प्रदूषण मिलेगा वहां पर लाइकेन का पौधा कभी होगा ही नहीं, और जहां पर लाइकेन का पौधा होगा वहां पर कभी प्रदूषण होगा ही नहीं। हमने एरिया बोल दिया 100 से 150 मीटर, ठीक है। ये तो हमारा प्राकृतिक सूचक हुआ। याद रखिएगा यदि आपसे पूछा जाता है विद्यार्थियों कौन सा प्राकृतिक सूचक, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब कुछ अलग सूचक आते हैं जिनसे भी पहचान की जाती है। ये वाला सूचक सभी को पता होगा, जैसे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी। आपने देखा होगा हल्दी का दाग यदि कपड़े पर लगा हुआ है तो पीला होता है, लेकिन उसी हल्दी के दाग को यदि आपने सर्फ एक्सेल से धो दिया, बिल्कुल सर्फ साबुन से धो दिया, तो वो क्या हो जाता है, लाल पड़ जाता है। ये आप सभी को पता है, क्योंकि क्या होता है कि वास्तव में बेस होता है। जब का साबुन होता है ना, साबुन क्या होता है, क्षार होता है। तो हमेशा जब भी कपड़ों पर क्या लगाओ, हल्दी का दाग लगा हो विद्यार्थियों, हल्दी का दाग लगा हो, तो उसको धोने के लिए आप एसिड का इस्तेमाल करो। जब एसिड का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, हल्दी हट जाएगी, कोई सा भी रंग नहीं आएगा। लेकिन यदि आपने सर्फ साबुन से धो दिया ना, तो वो हल्दी तो नहीं हटेगी, बल्कि उसका रंग चेंज हो जाएगा। कौन सा रंग हो जाएगा, लाल। ऐसे कई सारे रीजन होते हैं जो हमको पता है, लेकिन हमको उसका रीजन पता नहीं होता है। सबको पता होता है कि हल्दी के कपड़ों को यदि आप सर्फ साबुन से धोते हो तो लाल हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि हल्दी क्या होती है, हल्दी पर यदि आप क्षार को गिराते हो ना, तो कौन सा रंग आता है, लाल रंग आता है। तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल करो, एसिड का इस्तेमाल करो, एसिड का इस्तेमाल करो, और क्या बोलते हैं, अम्ल का इस्तेमाल करो। सर इसके लिए क्या करना होगा, नींबू का टुकड़ा ले, नींबू का टुकड़ा लेकर के जहां पर हल्दी का दाग लगा हुआ है ना, उस पर थोड़ा सा आप क्या करें, रफ कर दें। नींबू के टुकड़े से आप रब करोगे, आपका पूरा क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। देन इसके बाद आप कपड़ों को अच्छे से साफ कर सकते हो, क्लीन वो हो जाएंगे। तो एक तरीका होता है, तरीका होता है। अब ये मत कहना सर आप तो हमको कपड़े धोना सिखा रहे हो, एक तरीका बता रहे हैं कि तरीका होता क्या है। सारे के सारे साइंटिफिक रीजन होते हैं, बस पता नहीं होता है हमको, है ना। अगला देखिएगा, यहाँ पर ऊपर आते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है, सूचक होता है। यदि इस पर आप लाल वो एसिड गिराते हो तो लाल रंग देता है, बेस गिराते हो तो पीला रंग देता है। फिनोल्फ्थालीन की बात करते हैं तो इसका कोई रंग नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर एसिड गिराओगे तो कोई रंग नहीं देगा, और क्षार गिराओगे तो गुलाबी रंग दे देगा। कौन सा रंग दे देगा, गुलाबी रंग देगा। हल्दी का हम आपको बता चुके। तीनों से क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं प्यारे बच्चों। तो इतना समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए वैसे तो। आइए अगली स्लाइड पर फिर आते हैं। सर आप जब से ही बोल रहे हो पीएच मान, पीएच मान, ये पीएच मान है क्या, तो हमने बोला प्यारे बच्चों पीएच मान होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल मतलब क्या, पोटेंशियल यानी कि अपने अंदर रखना। जैसे हमने बोला आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, मैंने बोला मेरे अंदर 4 घंटे का पोटेंशियल है कि मैं 4 घंटे नॉन स्टॉप क्लास ले सकता हूँ। किसी व्यक्ति ने आपसे आकर के पूछा आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपने बोला मेरे अंदर 12 घंटे का पोटेंशियल है, मैं 1-1 घंटे ब्रेक लेकर के 12 घंटे नॉन स्टॉप स्टडी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस प्रकार के आपने आंसर दिए। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से ये निकला सर कि जिसके अंदर हाइड्रोजन की जितनी ज्यादा कैपेसिटी है उसके आधार पर हम बताते हैं कि उसका पीएच मान कितना है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उसी आधार पर हम ये बताते हैं कि वो अम्ल है या बेस है। पीएच स्केल यानी कि सोरेनसन ने खोज की थी 1909 एडी में खोज की गई थी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की पीएच स्केल की। इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन की कैपेसिटी को देखा जाता है। ये 0 से लेकर 7 तक आती है, 7 से लेकर 14 तक आती है। यानी कि मीनिंग इतना निकलता है जो 0 से लेकर 7 तक होता है वो अम्लीय होता है, 7 से लेकर 14 तक होता है वो क्षारीय होता है, और 7 पर क्या होता है सर, ये न्यूट्रल होता है यानी कि उदासीन होता है, जिसे हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं। आसुत जल जिसे बोला जाता है, या फिर इसे बोला जाता है कौन सा जल, जो वर्षा का जल होता है ना, वर्षा का जल वो कौन सा होता है, आसुत जल होता है यानी कि डिस्टिल वाटर होता है। इसे शुद्ध जल भी बोलते हैं, आसुत जल भी बोलते हैं, उदासीन जल भी बोलते हैं, डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, वर्षा का जल भी से बोला जाता है, जिसका पीएच मान होता है 7। सर इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्सीजन आयन यानी कि H+ आयन और OH- आयन दोनों इक्वल हो, जो क्या करेगा, अम्ल को क्षार और क्षार को अम्ल बना देगा, यानी कि दोनों को न्यूट्रल कर देगा। पीएच मान 7 का समझ में आया क्या होता है, जिसमें OH- और H+ दोनों इक्वल होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, वो होता है आपका पीएच मान 7। क्लियर है। 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, अम्ल होता है, 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, क्षार होता है। जितना पीएच मान कम होगा, सुनना, जितना पीएच मान कम होगा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना पीएच मान बढ़ेगा एसिड क्या हो जाएगा, वीक होने लग जाएगा। यानी हम बोले जिसका पीएच मान 1.4 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जिसका पीएच मान 6 वो कम यानी कि वीक एसिड है, कमजोर है, दुर्बल है। और इधर जस्ट उल्टा चलता है, हमने बोला किसका पीएच मान कितना है, 8 है, तो वो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है। और यदि किसी का पीएच मान मान लीजिए 14 है, 13 है, 12 है, तो वो क्या है, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट चलता है। अम्ल में क्या होगा, जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और क्षार में क्या होगा, जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है। यहाँ पर अब जरा हम कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि अम्ल का पीएच मान घटाने पर ये प्रबल होता है और पीएच का मान बढ़ाने पर ये प्रबल होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, एसिड और बेस। एसिड में यदि हम बात करेंगे पीएच मान, यदि आप 3 तक जाओगे, 0 से लेकर 3 तक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और 3 से लेकर 7 तक जाओगे तो वीक एसिड होता है। 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से लेकर 9 पर जाओगे तो वीक एसिड और वीक बेस होता है यानी कि कमजोर होता है, और 9 से लेकर 14 पर जाओगे तो मजबूत होता है, प्रबल होता है। क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी इतना क्लियर है। अम्ल और क्षार में यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंस आपका आता है। अब हमको पढ़ना है अम्ल और क्षार, उससे पहले एक स्लाइड और इसको पढ़ लेते हैं। हाँ जी, देन इसके बाद एसिड और बेस पर जो पूरी डीपली चर्चाएं करेंगे वो हम कल से करेंगे ना। हाँ जी, एक और स्लाइड इसको देख लें जरा। स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। H2SO4 ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। पीएच मान यहाँ पर लिखा हुआ है 0, 1, 1.5। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है यानी कि मजबूत होता है। यदि हम बेस की बात करें जो क्या होता है, प्रबल होता है या मजबूत होता है, उसमें NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों विद्यार्थियों चर्चाओं का विषय रहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। ये क्या होता है, बेस होता है। यानी सर आपका कहने का मतलब ये है, यदि आपसे पूछा जाता है प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, तब ये 3 आपके सबसे पहले आते हैं, और जब आपसे पूछा जाता है प्रबल क्षार तब ये आपके सबसे पहले आते हैं। क्लियर है, दोनों को याद रखिएगा। पीएच वैल्यू,
अब सर जो पीएच वैल्यू आप हमसे पूछी जाती है वो बता दें आप, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। तो लो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने वो पीएच वैल्यू आ गई है जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। ये पीएच वैल्यू याद रखिएगा, इतनी पीएच वैल्यू कर लीजिएगा, आप सभी के लिए होमवर्क है, क्योंकि कल याद रखिएगा जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है जो आप सभी को याद रखना चाहिए। तो पीएच मान में देखोगे रुद्र का पीएच मान होता है 7.4 से 7.5 तक। 7.4 याद रखिएगा। जीव यानी कि टंग, जिस समय आप भोजन को खाते हो, भोजन को खाने के यानी कि चबाते हो, जब भोजन को जब आप चबाते हो तो लार बनती है। आप सभी को पता होगा जैसे आप सुबह सुबह उठते हो तो आपके मुख में खटास जैसी होती है, क्योंकि क्या होता है, अम्लीय माध्यम होता है, अम्लीय माध्यम होता है। तो सीधा सा मीनिंग प्यारे बच्चों वहीं से निकल के आता है, वहीं से निकल के आ जाता है। तो लार जो होती है मुख में, उसका पीएच मान होता है 6.8। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, विद्युत का कुचालक होता है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ से बनता है, यदि आपसे पूछा जाएगा अम्ल विद्युत का कुचालक या सुचालक है, तो आप बोलोगे सुचालक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है अम्ल, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है क्षार। अम्ल और क्षार दोनों ही क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जिनका पीएच मान 7 होता है, जो उदासीन होते हैं, जो न्यूट्रल होता है, उनका पीएच मान कुछ भी नहीं होता है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है अम्ल और क्षार दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि आपने सीसा संचायक बैटरी जो कि आपके एसी बैटरी जो रिचार्ज की जा सकती है, घर में इन्वर्टर में जो बैटरी लगी होती है, गाड़ियों में जो कार्स में जो बैटरी लगी होती है, उनके अंदर क्या होता है, एसिड ही डाला जाता है। क्लियर है, उनके अंदर एसिड ही डाला जाता है। बताएंगे कौन सा एसिड होता है और उसके अंदर क्या मिलाया जाता है ना, कितने परसेंट होता है, सब बताएंगे। लेकिन इतना याद रखिएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एसिड और बेस, लेकिन जिनका पीएच मान 7 होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। दूध का पीएच मान होता है 6.5। समुद्र जल का पीएच मान बार बार रिपीट होता है, 8 होता है। यहाँ से एक ट्रिक भी आप याद रखिएगा, 8 जून को क्या आता है, विश्व महासागर दिवस आता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को आता है, और 8 पीएच मान होता है समुद्री जल का। लीवर का पीएच मान होता है 8। लीवर का पीएच मान यानी कि लीवर के अंदर जो पित्तरस होता है, आप सभी को पता है लीवर के अंदर पित्तरस बनता है, यकृत में पित्तरस बनता है, जो कि पित्ताशय में जमा होता है। उसी पित्तरस का नाम या बाइल जूस का नाम वो पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। वर्षा का जल यानी कि अम्ल वर्षा एसिड, इसका कितना होता है, 5.6 होता है। अंतर है, वर्षा का जल आशुद्ध जल होता है, 7 पीएच मान होता है, लेकिन जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान होता है 5.6। इनो का पीएच मान होता है 10.5। माउथ या टीएथ का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान 8 से लेकर 9 तक होता है। विनेगर या सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। मूत्र का पीएच मान बार बार रिपीट होता है, 6 होता है। टमाटर का शराब का पीएच मान 3.5 से 4.1 होता है। टमाटर का पीएच मान जैसा कि आपको पता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, हाँ जी, पीएच मान होता है 3.2 से 4.2। और नींबू का पीएच मान होता है 2.4 से 3.3। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अब किसी को भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एसिड से। ये एसिड का एक एक टाइप देखेंगे, जैसे कि HCl, इसके अलावा आपका H2SO4, ये बिल्कुल डेप्थ में पढ़ने वाले हैं सारे के सारे। याद रखिएगा, कल से हम जो पढ़ेंगे वो डेप्थ में पढ़ेंगे। आज हमने केवल एक सिंपल सा फंडा ये समझा है, एसिड बेस क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, कैसे इनकी पहचान की जाती है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये लेक्चर आपका यहाँ पर एंड होता है। बताएं, यदि हम यहाँ से यदि चर्चाएं करें तो सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ना है। पूरे एसिड से जितने भी एसिड है ना आपके, हमेशा आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे पूछा जाता है अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, आम में कौन सा अम्ल होता है, आंवले में कौन सा होता है, ऐसे भी कई सारे बेसिक से क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके क्लियर हो जाएंगे। केवल एसिड से रिलेटेड है ना। बेस वाला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक क्लास में हमने दोनों का डिफरेंस देखा, आज एसिड के बारे में चर्चा करेंगे, देन इसके बाद बेस के बारे में यानी कि क्षार के बारे में। एसिड यानी कि अम्ल, हमने आपको छोटा सा डिफरेंस बताया था, 0 से लेकर 14 तक। एक स्केल होती है जिसे हम पीएच स्केल बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की कैपेसिटी देखी जाती है, हाइड्रोजन कितना है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं उसी के आधार पर हम पीएच वैल्यू को डिसाइड करते हैं। सर 0 से लेकर 7 तक होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। लेकिन 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सर ये न्यूट्रल उस कंडीशन में हो जाता है जब आपका क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्सीजन आयन यानी कि H+ और OH- दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो आपका क्या बन जाता है, आप बोलोगे वहां से सर ये दोनों तो इक्वल हो जाते हैं, अम्ल क्षार को, क्षार अम्ल को, दोनों को खत्म कर देता है। प्रक्रिया आपकी उदासीन या न्यूट्रल हो जाती है 7 पर। सर 7 में कोई डिफरेंस है? सर 7 पर कोई एग्जाम्पल है क्या? हमने बोला था बिल्कुल वर्षा का जल, लेकिन वर्षा का पहला जल नहीं, मानसून का पहला पानी क्या होता है, आज हम इसके बारे में भी चर्चाएं करेंगे कि मानसून के पहले पानी में नहाने से भी क्यों मना किया जाता है। आइएगा जरा, सबसे पहले यदि विद्यार्थी चर्चा करें तो 0 से लेकर 7 तक, और 7 से कम होना चाहिए एसिड होता है। यदि हम जितना ज्यादा कम आएंगे, नीचे आएंगे, उतना ज्यादा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, और जितना ज्यादा ऊपर आएंगे एसिड आपका ज्यादा होगा, एसिड आपका कमजोर होगा। यानी कि हमने बोला किसी का पीएच मान 2 है तो वो एसिड ज्यादा पावरफुल है। यदि हमने बोला किसी का पीएच मान 5.5 या 6 या 6.5 है तो उसकी पीएच वैल्यू भले ज्यादा है, लेकिन पर वो एसिड कैसा है, दुर्बल है। यानी कि एसिड में क्या होता है, जितना एसिड का पीएच वैल्यू कम होगी, एसिड आपका उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आइए इसी पर हम चर्चाएं करते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों क्वेश्चन आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे तेजाब के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, तेजाब के नाम से जाना जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसे म्यूटरेटिक अम्ल बोलते हैं। बाथरूम क्लीनर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इन मेकिंग, यानी कि अम्लराज बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये काफी बार क्वेश्चन आता है, अम्लराज क्या होता है या एक्वारेजिया क्या होता है। तो याद रखिएगा HNO3 + HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये नाइट्रिक अम्ल, यानी कि हम बोले HCl + HNO3, दोनों का जो मिश्रण होता है ना, वही क्या बनाता है, अम्लराज बनाता है, एक्वारेजिया बनाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये बनता है कि एक्वारेजिया क्या है। तो अक्रिय धातु, यानी कि ऐसा कोई मेटल जो किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि अपने आप में पावरफुल बन के बेटा, राजा बन के बेटा है कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। राजा नहीं होता, अपनी एटीट्यूड में रहता है, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तो राजा को भी एटीट्यूड जो होता है ना, राजा को एटीट्यूड को तोड़ने के लिए अलग से कोई तैयार किया जाता है, पावरफुल मैन। तो उसी को हम तैयार करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं। तो कि सोना, चांदी और प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम क्वेश्चन बनता है कि सोना किस में घुलनशील होता है, चांदी किस में घुलनशील होती है, प्लेटिनम किस में घुलनशील होता है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, अम्लराज में, एक्वारेजिया में, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसका मिश्रण होता है, HCl + HNO3 का रेशो पूछा जाता है। तो HCl देख भी रहा है आपको, HCl 3 आपको अल्फाबेट देख रहा है, तो 3:1, 3:1 में ये मिलाया जाता है। अगली चीज आती है, देखो
अम्लराज बनाया जा रहा है ना किससे, HCl से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रॉयल पानी या शाही पानी कहा जाता है। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति, हमने कहा राजा जिसमें इतना एटीट्यूड है, वो किससे बात नहीं करना चाहता है, उस राजा से बात करने के लिए हमने जो पावरफुल व्यक्ति बनाया, उसी प्रकार से ऐसी कोई धातु जो किसी से रिएक्शन ही नहीं करना चाह रही, जो किसी से रिएक्शन नहीं करना चाह रही है, उससे रिएक्शन करवाना है, बल्कि रिएक्शन क्या, उसको घोल देना है, उसका पूरा गवंडे चकनाचूर करके उसको पानी में मिला देना है। तो वास्तव में जो पानी में मिला रहा है एक ऐसी धातु को जो किसी से रिएक्शन ही नहीं करना चाह रही है, तो अपने आप में वो भी शाही पानी है, रॉयल वाटर है, रॉयल वाटर। Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, बायवर्त हार्मोन होता है। यानी कि बायवर्त मतलब कि सीधा सा मीनिंग ये होता है कि ये, हाँ इसके पहले ऊपर, हाँ ये तो हो गया नोबल मेटल जो किसी से रिएक्शन करे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हमारे आमाशय। जैसा कि आप सभी को पता है विद्यार्थियों, हमारे शरीर में पेट होता है जिसमें हम भोजन डालते रहते हैं, दिन भर डालते हो, यानी कि कुछ काम करो। याद रखिएगा जब तक काम नहीं करोगे तब तक खाना खाना बेकार है। बिना काम के खाना, याद रखिएगा, बेकार है। ये आपको इतना ज़्यादा पता है, भूल जाओगे केवल आप, लेकिन वास्तव में आपको बाद में जाकर कितनी बीमारियां बन जाएंगी। इसलिए जितना काम करें उतना ही खाना खाएं, याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, जिस खाने को अपने डाइजेशन सिस्टम के अंदर डालते जा रहा है, पेट के अंदर डालते जा रहा है, उसे पेट ना बोल के वास्तव में क्या बोलते हैं, उदर। उदर तो के गणेश जी का है, हाँ जी, आमाशय यानी कि स्टमक। इस आमाशय या स्टमक में आपको पता है चारों ओर छोटी छोटी दीवार होती है। सर मैंने बोला आमाशय, जैसा कि आपको पता है मानव शरीर में आमाशय होता है, स्टमक होता है, जिसमें पूरा का पूरा भोजन गिरता है। जिस भोजन को मुख में लेते चबाते हो, कल भी बोला था लार बनती जो कि एसिड वाली होती है, भोजन आहार नाल से होती है, आमाशय में गिरता है। सबसे पहले आमाशय में क्या होता है, आमाशय की दीवारों पर छोटी छोटी ग्रंथियां होती है जिन्हें बोलते हैं जठर ग्रंथियां। आमाशय की दीवारों पर छोटी छोटी जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियां रस निकालती है, जठर रस। जठर ग्रंथियां जठर रस निकालती है। जठर रस में तीन चीजें होती हैं, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है। रेनिन की भी चर्चाएं करेंगे, याद रखिएगा। आज एक अम्ल लाएंगे हम जो कि दूध में पाया जाता है, एक प्रोटीन लाएंगे जो दूध में पाई जाती है, उसका डाइजेशन कौन करेगा, रेनिन नामक एंजाइम करेगा। वो भी कहां पर होता है, आमाशय में। एक पेप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, और एक अम्ल होता है HCl जो कि आमाशय में ही पाया जाता है। और कौन सा रस निकालता है, जठर रस। अब सुनो जरा, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बनता है। पूरी के पूरे मानव शरीर में केवल एकमात्र अम्ल पाया जाता है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। सर ये जब इतना खतरनाक होता है, तेजाब होती है, इंसान को जला सकता है, स्किन पे रखने पे स्किन जल जाती है, हमारे मानव शरीर में पाया जाता है। कैसी बात कर रहे हैं सर? तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं बिल्कुल बच्चों करेक्ट है। याद रखिए वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो है, लेकिन पर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। वो क्या होता है, दुर्बल प्रवृत्ति का होता है, जो कि केवल हमारे बॉडी के अंदर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस भोजन को आप डाइजेशन कर, जिस भोजन को आप खा रहे हो ना, उस भोजन के अंदर कई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे नहीं बोलते, कोई लोग मजाक में बोलते हैं ना कि कीड़ा कांटा खपका, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमारा शरीर सब डाइजेशन कर लेता है। जैसे होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मिट्टी खा लेते हैं उठा करके, मिट्टी में भी कितने सारे कीटाणु होते हैं। हाथ हमारे गंदे होते हैं, वास्तव में बोलते हैं हैंड वॉश से सॉफ करें, ये करें वो करें, लेकिन हम इसे हाथ पांव मुंह में ले लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ये सब जो चीजें चल रही है ना, आप भले अपना ध्यान न रखो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर का पूरा ध्यान रखती है। आपकी बॉडी जो होती है ना अंदर की, वो आपके अंदर की बॉडी का पूरी केयर करती है। कोई छोटा सा भी जीवाणु आता है, उसको मारने का काम कौन करता है, HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कहां जा रहे हो, कनेक्ट ठहर जाओ। ओके, समझ में आया विद्यार्थियों? तो हम ये कहना चाह रहे हैं, जिस भोजन को आप डाइजेशन कर रहे हो, उस भोजन के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, उनको नष्ट करने के लिए होता है HCl। केवल इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, इतना नहीं कि आपके पूरा शरीर जल जाए। जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस फैल रहा है अभी, कोरोना वायरस का जो जो क्या होता है वेरिएंट है ना, जिससे हमको कोरोना बीमारी हो रही है, उसी वेरिएंट के वायरस को हमारी बॉडी में एंटर कराया जा रहा है, लेकिन हमको बुखार आता है, देने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। तो सर हमारी डेथ क्यों नहीं हो रही है? तो वहां पर वो कर क्या रहे हैं, ये कोई फिरकी ले रहा है, या तो कोई गड़बड़ी है सर। तो विद्यार्थियों, ना तो कोई फिरकी ले रहा है, ना कोई गड़बड़ी कर रहा है। हो क्या रहा है, जो कोरोना का वायरस है ना, वो हमारी बॉडी में एंटर तो करा रहे हैं लोग, लेकिन बिल्कुल ही सूक्ष्म प्रवृत्ति का, जिससे हम मरने नहीं वाले, केवल हमारी बॉडी में इसलिए एंटर कराया जा रहा है ताकि हमारी बॉडी को पता चल सके कि इससे लड़ना कैसे है, इस प्रश्न का सोल्यूशन निकालना कैसे है। यानी कि हम जैसे परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देने से पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी प्रैक्टिस करना चाहती है कि अजीबोगरीब जो जानवर हमारी बॉडी में आने वाला है ना, कोरोना नाम का, इससे लड़ने के लिए हम तैयार हो जाए। आखिर इससे लड़ाई कैसे करनी है? तो बस यही चीज पूरा मसला चल रहा है। कोरोना वायरस की जो वैक्सीन लगाई जा रही है ना, वैक्सीन में केवल कितना सा फंडा है विद्यार्थियों, वही वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर तो करा रहे हैं लोग, लेकिन एंटर करा के क्या जानना चाह रहे हैं कि आखिर इससे लड़ना कैसे है। जिस दिन हमारी बॉडी को ऐसा पता चल जाएगा, हो सकता है, देखो कई बार होता है हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, एक बार प्रैक्टिस सेट से काम नहीं चलता है, दूसरा लगाते हैं, तीसरा लगाते हैं, चौथा लगाते हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ट्रेंड हो जाते हैं वही चीजें। तो एक वायरस हमने एंटर कराया, 90-85 दिन का जितना भी वो समय देते हैं, अब तो कम देने लगे क्योंकि कोरोना वायरस उनका अच्छे से काम करने लगा है। तो वहां पर वो प्रैक्टिस करता रहता है, लड़ाई करता रहता है, और जिस दिन लड़ाई करके परफेक्ट हो जाता है, उस दिन एक और वेरिएंट भेज देते हैं बॉडी के अंदर, लो भैया इसको भी झेलो। जिस दिन वो उसको झेलने लग गए और अब जाओ बिल्कुल बिना मास्क के बाजार में, फिर भी कोरोना हो जाएगा, फिर भी कोरोना हो जाएगा। पता है क्यों? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमने बॉडी को प्रिपेयर किया है। हम महाभारत के वो थोड़ी ना बन गए, वो कवचधारी व्यक्ति कौन था, वो एक पुत्र था ना जो उस टीम में था, 16 लोगों की टीम में था, क्या नाम था उसका, अच्छा सही नाम था, वो कवचधारी व्यक्ति था। तो हमको थोड़ी ना कि ये कवच लगा लिया हमको कुछ होगी नहीं, हमको बीमारी तो हो सकती है, लेकिन हमारी बॉडी तैयार हो चुकी है उस बीमारी से लड़ने के लिए। हमेशा याद रखना, कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने के बाद यदि आप सोचो कि हमको कभी बीमारी नहीं होगी, विद्यार्थियों बीमारी तो हो सकती है, लेकिन हमारी बॉडी उस बीमारी से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो चुकी है। यानी कि हमारी डेथ होने के जो चांसेस है ना, तकरीबन 95 to 99% क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पर काम करती है। तो आ जाओ जरा, वही चीज हमने बोली है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा सा क्या है, दुर्बल है, थोड़ा सा कमजोर प्रवृत्ति का है, और ये क्या करता है, केवल छोटे सूक्ष्म जीवाणु को मारने का काम करता है। भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, भोजन को कैसा प्रभाव मिल जाता है, अम्लीयता। हाँ जी, भोजन को अम्लीय माध्यम मिल जाता है, और इसके अलावा एक्टिवेट एंजाइम,
यानी क्या करता है, वो एंजाइम जितनी होता है एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है ताकि एंजाइम क्या करे, भोजन का डाइजेशन करे। एंजाइम क्या करते हैं, भोजन का डाइजेशन करते हैं, तो एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम भी HCl करता है ताकि भोजन का डाइजेशन हो सके। भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है ताकि सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट किया जा सके और छोटे छोटे जीवाणु को नष्ट करते हैं। इनो, अब देखो भैया शादी वगैरह तो थी नहीं, लॉकडाउन में व्यक्ति घर बैठे हुए थे, खाना खाया नहीं, पंगत लगी नहीं थी, नौकरी पूरी मिली नहीं थी, इतने में आ गया भंडारा, पड़ोसी में शादी थी, चले गए, और ऊपर से भंडारा भी कैसा, बफेट सिस्टम रख दिया, जो मर्जी जितना चाहो उठा के खाओ। और लगे भैया तरीके से आपने खा लिया, कभी आइसक्रीम, कभी पकोड़े, कभी जलेबी, कभी कुछ, यानी कि सब कुछ इधर से डाले जा रहे हो, लेकिन अंदर का भी तो ख्याल रखो। उसके पास ये मानो जलेबी गई, इतने में आपने रसगुल्ला दे दिया, सामने वाला रसगुल्ला पकड़ ही रहा था कि आपने क्या डाल दिया, गुलाब जामुन डाल दिया, इतने में आपने पकोड़ा डाल दिया, इतने में आपने पूरी डाल दी। मतलब कि ये मानो आप अंदर डालते गए लेकिन आपकी बॉडी अंदर सहन ही नहीं कर पाई, उसको पता ही नहीं चल पाया, इतने में क्या होगा, पूरा पूरा एसिडिटी हो गई, सब कुछ अंदर खत्म, अंदर का सिस्टम हो गया पूरा फेल। अब वो बोलेगा भाई तू जान और तेरा उधर जान, यानी कि तेरा स्टमक जाने। तब हम क्या करते हैं, मेडिकल पर जाते हैं और मेडिकल वाले से बोलते हैं भैया एसिडिटी हो रही है, हमको क्या दे दिया जाए, इनो दे दिया जाए। इनो का पैकेट लाते हैं, घोलते हैं, पी जाते हैं और हम सही हो जाते हैं। तो होता क्या है, तो जो आपने जबरदस्ती खा के जो आपने अपना पेट स्टमक में स्टोरेज कर लिया है ना, अपनी टंकी को भर लिया है, उस टंकी में अम्लीयता बढ़ने पर उसे कौन खत्म कर सकता है, क्षार ही खत्म कर सकता है। हमने बोला है लोहा को लोहा काटता है, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर अम्ल को अम्ल नहीं काटेगा, बल्कि क्या होगा, अम्ल को क्षार काटेगा। आपका एसिड है ना, एसिड को खत्म करने का काम कौन करेगा, क्षार करेगा। यानी कि हमारे शरीर में जब एसिड मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी तो एसिड को कमजोर कैसे किया जा सकता है, एसिड को कम कैसे किया जा सकता है, क्षार से। या तो कच्चा आंवला खा जाओ, अब कच्चा आंवला बाजार में तो जाओगे नहीं भैया, बाजार में मिलेगा नहीं, और ऊपर से पेड़ पे चढ़ जाओगे, गिर जाओगे, वैसे तो टंकी भरी हुई है, दिक्कत आ जाएगी, फूट गई तो कहीं के नहीं रहोगे। इससे अच्छा मेडिकल पे जाना। 10.5 सोचो जरा कितना ज्यादा क्षारी होता है, इनो का घोल लाते हो, बॉडी के अंदर डालते हो, सब कुछ क्लीन हो जाता है, टंकी बिल्कुल काम करने लगती है आपकी। हाँ जी, तो ये तो हमारा HCl की चर्चा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगला आता है H2SO4। पहला एसिड हम देख चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिससे जितने भी प्रश्न बनते हैं हमने क्लियर किए। अगला आता है आपका कौन सा, H2SO4। आइए चर्चाएं करते हैं। हाँ जी, तो देखिएगा सबसे पहले आता है H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहा जाता है। ऑयल ऑफ पेट्रोल, तेल का थोथा, यानी कि तेल का बताएंगे इसके बारे में। कपड़ों पर रंग लगने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि सीधा सा मीनिंग है, कपड़ों पर आपने क्या किया, रंग लगाना है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों पर छपाई होती है ना, जैसे आपने देखोगे, जो मान लीजिए ये शर्ट है, और शर्ट का कलर जो था वो हो सकता है कि उस समय क्या बोलते हैं डार्क हो, लेकिन धुलाई कर करके थोड़ा सा क्या हुआ है, फीका हो गया है, तो सीधी सी बात इस पर रंगाई की गई होगी, रंगाई की जाती है ना कपड़ों पर। तो वही चीज़ है, कपड़ों पर रंगाई करने के लिए ऑयल ऑफ पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है। अम्ल राज कहलाता है भैया। आपसे यदि पूछा जाता है अम्लों का राजा कौन है, सबसे ज्यादा अम्लों मतलब अम्लीय माध्यम किसका होता है, तो आप बोलोगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे अम्ल का राजा बोला जाता है, अम्ल का बादशाह बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स, यानी कि रसायनों का राजा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत ही क्रिया कर लेता है। इसका प्रयोग किया जाता है शीशा संचायक बैटरियों पर। आपने कभी बैटरी फूटते हुए देखी आपने? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमने अपने आंखों के सामने बैटरी फूटती देखी, और हमारी घर की ही कार में बैटरी फूटी थी। देखिएगा होता क्या है, यदि बैटरी फूट जाती है ना, यदि आसपास होती है मानो पूरा शरीर जल जाएगा आपका, कपड़ों पर गिर गई ना कपड़ा जल जाएगा, इतना ज्यादा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होती है, यानी कि तुरंत क्रियाशील करती है। डिस्टिल वाटर प्लस H2SO4 का मिश्रण होता है, शीशा संचायक बैटरी, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी कहा जाता है। क्लियर विद्यार्थियों? तो बैटरी एसिड क्या होता है, यानी कि बैटरी के अंदर हम एसिड डालते हैं। एसिड में क्या होता है, एक तो आपका डिस्टिल वाटर होता है, सफेद पानी की आपने केन देखी होगी, सफेद पानी की केन आती है जैसे आंसू जल बोलते हैं, उसको मिलाया जाता है, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया जाता है। 32% 68% का रेशो होता है, बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हाँ जी, इससे अम्ल का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में भी किया जाता है, यानी कि H2SO4 का जो उपयोग किया जाता है ना, वो अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं, जहां पर आग लगी होती है, आग को बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फ्री फायर एक्सटिंग्विशन, यानी कि अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा आग कई प्रकार की होती है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक आग लग गई है, क्लियर है, या मान लीजिए इसी में बॉक्स में आग लग गई है, या फिर किसी भी चीज़ में, ये कॉपी में आग लगी है, पेन में आग लग गई है, घर में आग लगी है, तो सब तरह की आग को अलग अलग बुझा दीजिए। छोटी सी आग लगती है, पानी लेके सबसे पहले तोड़ते हो। घर के बोर्ड में आग लग गई है, प्लग सिस्टम होता है, उसमें आग लग गई है, पानी डाल देना आधा लीटर, भगवान को प्यारे हो जाओगे आप भी। तो वही चीज होती है, हर एक आग को पानी से नहीं बुझाया जाता है, बल्कि पानी तो आग को बढ़ाने का काम करती है, जैसा कि आप सभी को पता है। आग बुझाने वाली एक गैस होती है जिसे बोलते हैं CO2। क्लियर? एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, यानी कि सीधा सा मीनिंग ये निकलता है विद्यार्थियों को, छोटी सी जो आग होती है ना, उसको तो आप पानी डाल के बुझा दो, बाकी जरा सी छोटी होती है तो फूक मार के बुझा दो। जैसे कैंडल नाइट डिनर में आपने कैंडल को बुझाया होगा, जैसे कैंडल नाइट डिनर तो नहीं, क्या बोलते हैं, बर्थडे के दिन हमारा 1 साल जिंदगी का कम हो जाता है, लोग खुशियां मनाते हैं, सोचो जरा। हाँ जी, तो जो बधाइयाँ देते हैं ना बर्थडे की, वो पता है किस चीज़ की बधाइयाँ देते हैं, कि भैया तुम्हारा 1 साल कम हो चुका है, तुम जिंदगी से खत्म होने वाले हो, तुम्हारा पत्ता कटने वाला है। हाँ जी, तो जरा देखिएगा, जैसे कैंडल लाइट डिनर में हम फूक देकर के बत्ती को बुझा दिया, वहां पर हम फूक से बुझा सकते हैं। कोई छोटी सी आग लगी है, पानी डाल दो, लेकिन बड़ी सी आग लग गई ना, तो वहां पर प्रयोग किया जाता है CO2 का। CO2 गैस, याद रखिएगा, आग घर में लगी हुई आग, लकड़ी में लगी हुई आग, बड़े स्थानों पर लगी हुई आग बुझाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, CO2 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक में लगी हुई आग, यानी कि जो किस में लग जाती है, हमारे विद्युत में आग लगती है, विद्युत ऊर्जा में जब आग लगती है ना, उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विद्यार्थियों, इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? और वहीं पर यदि देखा जाएगा, जो कितना वाला एक रेड कलर का बॉक्स आता है, कई सारे सार्वजनिक स्थानों पर आपने देखा होगा रखा हुआ होता है, उसमें क्या होता है, CO2 के साथ जो मिला होता है वो क्या मिला होता है, H2SO4 मिला होता है, जो कि क्या करता है, आग बुझाने में मदद करता है। क्लियर है? हाँ जी, आग बुझाने वाली गैस होती है CO2। आग लगाने वाली गैस देख लो भैया, समझ आए, आग लगाने वाली गैस होती है, पानी में ऑक्सीजन होती है, कभी पानी डाल मत देना बड़ी आग में, गैस की टंकी में आग लग जाएगी, पानी डालोगे आग एकदम से और उड़ जाएगी। हाँ जी, आगे अग्निशामक यंत्र में क्या होता है। हाँ जी, तो हाँ यहाँ पर चर्चाएं कर लेते हैं कुछ चीज़ों की। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4,
NaHCO3 होता है, CO2 होता है, H2 होता है, Na2SO4 होता है। ये सब का मिश्रण होता है जो कि गैस की टंकी, आपने गैस का टैंक देखा होगा रेड कलर का, उसमें जो होता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लिखी हुई होती है। कोई विद्यार्थी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, ये सारी चीज़ आपको PDF में सेंड करवा देंगे ना, आज सेंड करवा देंगे। हाँ जी, बेकिंग सोडा, आपने बेकिंग सोडा देखा होगा, जैसे कि खमन ढोकला बनता है, खमन ढोकला बनाते समय जो लोग कभी घर पे बनाते हो उनको पता होगा, बाकी तो पैकेट लाके सीधा डालो, घुमाओ और चढ़ा दो। बाकी आपने बेसन का कभी बनाया हो ना, तो बेसन का बनाने के लिए जो भी सामग्री डाली जाती है उसमें या तो आप नींबू डालो, या तो इनो का पैकेट डालो, या तो आप मट्ठा डाल दो, कोई भी खटाई डाल दो। इसके अलावा डाला जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा भी डाला जाता है। इसके अलावा गांठिया होता है, गांठिया देखा होगा, गांठिया होता है, उसमें भी बेकिंग सोडा डाला जाता है। जो लंबे वाले होते हैं ना फाफड़े, उसमें भी क्या होता है, बेकिंग सोडा डाला जाता है। पता है वहां पर क्यों उपयोग में लाया जाता है? क्योंकि वो क्या करता है, चीजों को फुलाने का काम करता है, खस्ता बना देता है। फॉर एग्जांपल जैसे बाटी, कई सारी दाल बाटी समझते हो ना, बाटी गोल होती है, आटे की बनती है, कंडे पर सेका जाता है उसे, कभी देखी हो आपने बाटी? सुनिए बाटी, हाँ जी, तो देखिएगा वहां पर भी क्या होता है, कई लोग सारे दही दही डाल देते हैं, उसमें कुछ चीजें डाल दी जाती है उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। इसके अलावा उसमें सोडा भी डाला जाता है ताकि क्या हो जाए, बाटी हमारी बिखर जाए, फूली हुई बने, थोड़ी सी खिल जाए। तो सीधा सा मीनिंग क्या होता है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा डाला जाता है किसमें, खाद्य सामग्री में। किस लिए डाला जाता है, खाद्य सामग्री को फुलाने के लिए, खस्ता बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए। और जब वो सॉफ्ट होती है या फूलती है ना, तो उसके अंदर गैस भरा जाती है, जो कि कौन सी गैस होती है, CO2 गैस। तो यहां से क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों, इडली के अंदर कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। फूली हुई रोटी के अंदर, ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है कि फूली हुई रोटी के अंदर कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है। जितनी भी खाद्य सामग्री जो कि बनाने पर फूल जाती है, उनके अंदर यदि गैस पूछा जाएगा तो कौन सी गैस आएगी, CO2 गैस आती है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन या अम्ल वर्षा, जैसा कि आप सभी को पता है, अम्ल वर्षा यानी कि जो मानसून की पहली वर्षा होती है ना, उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। क्योंकि जितना भी आप जो SO2 NO2 छोड़ रहे हो ना, सारा का सारा कहां पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद गिरेगा तो नीचे। आप क्या समझते हो, ऊपर भेज दिया मतलब गया, कुछ ऊपर नहीं गया, जो ऊपर जाएगा वो वापस से नीचे आएगा। जैसे कि मान लो आप उल्टे कर्म कर रहे हो, दोबारा से ऊपर जाके नीचे ही तो आओगे। हाँ जी, आ जाते। मानसून की पहली वर्षा क्या होता है, H2SO4 अम्ल पाया जाता है। यहां से विद्यार्थी क्वेश्चन बनता है, HNO3 प्लस H2SO4 होता है, अम्ल वर्षा होती है। लेकिन इसको छोड़ो, आप तो इतना याद रखिएगा, NO2 प्लस SO2। अम्ल वर्षा के अंदर कौन सी गैसें होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड N2 होती है ना, तो नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है और सल्फर डाइऑक्साइड होती है, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्लस सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होती है, जो कि अम्ल वर्षा करवाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, तो pH वैल्यू याद रखिएगा 5.6 इसकी pH वैल्यू होती है अम्ल वर्षा की। अम्ल वर्षा में क्या होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अम्ल वर्षा के लिए जो मुख्य अम्ल होता है वो H2SO4 होता है। और यदि गैस का नाम पूछा जाएगा तो SO2 गैस होती है। कहाँ से निकली जाती है, तो कल कारखानों और वाहनों से। याद रखिएगा, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस SO2 और NO2 होती है। प्रमुख गैस आएगी तो SO2 का नाम लोगे। कहाँ से निकलती है, तो आप बोलोगे बड़े बड़े कल कारखानों की जो चिमनियां होती है ना, उनसे निकलती है। और वाहनों का जो धुआं होता है ना, उससे जो निकलता है वो गैस होती है आपकी CO2 SO2 गैस। क्लियर है यहाँ तक? तो SO2 और NO2 अम्ल पूछा जाएगा तो H2SO4 आएगा। क्लियर है, आगे आते हैं। हाँ जी, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये तो हम बता चुके विद्यार्थी, कोई इसमें नई चीज नहीं है। अम्ल राज बनाने में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि हमने बता दिया था आपको। एसिड HNO3, HCl प्लस HNO3 दोनों को मिलाया जाता है। HCl 3 होता है, HNO3 1 होता है, मिलाया जाता है। सोना चांदी प्लेटिनम धातु को घोला जाता है। इसके अलावा HNO3 क्या है, तीनों के तीनों विस्फोटक तत्व, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीनों को जब मिलाया जाता है तो विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं। कौन कौन से विस्फोटक पदार्थ बना सकते हो, TNT ट्राइनाइट्रोटोलुइन बना लो, RDX, इसके अलावा रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव बना लो, इसको रॉयल डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव भी बोला जाता है। इसके अलावा हाँ, ये दोनों चीज़ें बना सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फॉर्मूला याद करो या ना करो, एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन खोज का नाम याद रखिएगा। जोसेफ वेंटिलेटर है, इसके अलावा हेनिंग, इन दोनों ने इसकी खोज की थी। RDX, यहाँ से पूछा जाता है कि RDX किससे बनाया जाता है, HNO3 से। TNT किससे बनाया जाता है, HNO3 से। दोनों क्या विस्फोटक हैं, विस्फोटक यानी कि बड़े स्तर पर तबाही फैलाते हैं। आपको पता होगा क्या बोलते हैं, एक बायोपिक बनी थी संजय दत्त के ऊपर, संजू नाम से, उसमें वो RDX का ही तो बोला था, भैया RDX बम विस्फोट कर दिया था उसमें, वो भी फंसा हुआ था। हाँ जी, अगला आता है लैक्टिक अम्ल। यहाँ से देखिएगा बहुत ही शानदार से क्वेश्चन बनते हैं। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, तो आप सभी को पता है विद्यार्थी, दूध, गाय के दूध के ऊपर चर्चाएं करते हैं हम वैसे तो, क्योंकि गाय का दूध जो होता है ना, उसी से सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। गाय का जो दूध होता है ना, उसमें सबसे पहली बात तो खनिज लवण सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा खनिज लवण होते हैं गाय के दूध में। लेकिन वर्तमान कंडीशन में सर्वाधिक पौष्टिक जो दूध माना जाता है वो माना जाता है बकरी का दूध। क्योंकि गाय जो हमारी देवता थी ना, वो आज कल की कंडीशन में गाय उतनी बची ही नहीं है। क्योंकि गाय को इंसान गाय समझ ही नहीं रहा है। उसमें जो 36 कोटि के देवी देवता निवास करते हैं, गाय को मारा जाता है, घर दरवाजे पर आने के लिए वो एक रोटी मांगती है, लेकिन इंसान उसको भगा देता है। तो वही चीजें तब जाकर के वो मजबूर हो जाती है पॉलीथिन खाने के लिए, गंदगी खाने के लिए, झूठन खाने के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कई सारी गाय की डेथ भी हो रही है और गाय का जो डाइजेशन है वो पूरा का पूरा बिगड़ रहा है। पहले क्या होता था, गाय के गोबर से घर का जो आंगन होता था वो लीपा जाता था, ताकि जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया हो वो अपने आप ही नष्ट हो जाते थे। लेकिन ना तो आजकल के घर के आंगन में तो टाइल्स लग गई हैं, टाइल्स लग गई हैं, पूरा केमिकल का सब कुछ मटेरियल बना रहे हो। और आप बोलते हो कि वायरस ना, क्यों नहीं आएगा वायरस, सब कुछ तो आपने केमिकल का बना दिया। घर के आंगन आज भी आप पोते पाड़ू गार से होती है, जो गोबर होता है, इन सबसे कभी समस्या नहीं आती। हमने अपने आप ही क्या किया है, विज्ञान याद रखेगा, विज्ञान के दो रूप होते हैं, एक ब्लैक एंड व्हाइट। यदि व्हाइट को देखेंगे तो साइड इफेक्ट ब्लैक भी है, जो हमको एक ना एक दिन देखने को मिलेगा। तो वही चीज होती है। गाय का दूध क्या होता है, सफेद होता है, उसका रीजन क्या होता है, केसिन नामक प्रोटीन। क्लियर है, गाय का दूध का सफेद का रीजन क्या होता है, उसमें केसिन नामक प्रोटीन होती है। गाय का दूध हल्का पीला होता है, उसका कारण क्या, उसमें केरोटीन नामक प्रोटीन होती है। और गाय का दूध क्या होता है, खट्टा स्वभाव का होता है, यानी कि हल्का सा खट्टा देखने को मिलता है। ये गाय का दूध खटास डालने पर दूध से दही बन जाता है, उसका रीजन क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। तो गाय के दूध में एक अम्ल भी होता है, लैक्टिक अम्ल। वो कब आता है, जब दूध आपका फट जाता है। क्लियर है, 3 प्रश्न बनेंगे। गाय का दूध सफेद होता है केसिन नामक प्रोटीन से, और यही दूध होता है जो हमारी बॉडी में जाता है। केसिन नामक प्रोटीन का डाइजेशन होता है, कौन करता है, रेनिन नामक एंजाइम करता है, जो एंजाइम बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। डाइजेशन होता है, कैल्शियम मिलता है, हड्डी दांत नाखून सब कुछ मजबूत हो जाता है। हाँ जी,
इसके अलावा लैक्टिक अम्ल कब आता है? जब दूध आपका फट जाता है। दूध से दही जमाने के लिए क्या काम में आता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, बैक्टीरिया। ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस बनाए उसे बोलते हैं किण्वन प्रोसेस। एक छोटा सा बैक्टीरिया जो एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट में बदल दे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं किण्वन क्रिया। किण्वन क्रिया क्या होती है? ऐसे छोटे छोटे जीवाणुओं की मदद से एक प्रोडक्ट दूसरे में बदल जाए। दूध दही बन रहा है, कौन बना रहा है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु बना रहा है। किसकी उपस्थिति हो रही है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति हो रही है। यही यहाँ से प्रश्न बनता है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। दूध की मिठास का रीजन पूछा जाएगा तो उसमें शर्करा होती है, कौन सी? लैक्टोज शर्करा होती है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, लैक्टिक अम्ल जैसा कि हमने बता दिया है, दही में पाया जाता है, क्रीम एवं लोशन में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल से मांसपेशियों में थकान होने लगती है। देखा होगा जैसे कि रात के समय बोला जाता है रात के समय दूध नहीं पीना चाहिए। यदि दूध वास्तव में पीना है तो हल्दी डाल करके पिए, और वो भी देखो यदि रात को दूध बाई चांस यदि आपको घर वाले पिलाते हैं तो थोड़ी सी हल्दी डालें। या सिंपल सा दूध पियोगे ना तो क्या होता है? रात के समय मांसपेशियों में जम जाता है, जिससे क्या होता है अभी तो थकान होगी प्लस फ्यूचर के लिए क्या होने लगी? बड़ी आपको दिक्कत आने लगी, चलने में समस्या होगी, घुटने जोड़ दर्द करने लगेंगे आपके। तो याद रखिएगा रात को कभी भी दूध नहीं पिया जाता है। जो लोग पीते हैं वो हल्दी डाल करके पिए, बेटर रहेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हल्दी डाल करके पिए कुछ नहीं हुआ, बेटर रहेगा, हमने ये कहा है ना। लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में थकान करता है, दूध से दही जम जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, एंजाइम का हम बता चुके हैं। हाँ जी, आ गया ऑक्जेलिक अम्ल। जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में मिलेगा, पालक में मिलेगा, और ये किस काम आता है? जंग के धब्बों को हटाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा जंग के धब्बे लग जाते हैं हमारे कपड़ों पर। जंग मतलब समझते हो लोहे पे जो जंग लगती है उसके धब्बे हमारे कपड़ों पर लग गए, उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये अम्ल टमाटर के बीज में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। और यही जो बीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, यदि हम टमाटर बीज का सेवन करते हैं, जामुन की गुठलियों का सेवन करते हैं, पीस करके, याद रखिएगा बारीक पीस करके, तो जो पथरी जैसी समस्या होती है ना, पथरी जम जाती है, स्टोन बन जाती है, वो क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। पथरी क्या होती है? जिस दूध को आपने पिया है जिसमें केसिन नामक प्रोटीन था, केसिन क्या देता है? कैल्शियम देता है। कैल्शियम हड्डी, दांत इन सबको मजबूत करता है, लेकिन अधिक कैल्शियम होने पर कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी बन जाती है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी को ऑक्जेलिक अम्ल समाप्त कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? टमाटर के बीज को बारीक पीस करके, आप पहले टमाटर का बीज निकाले, उसको सुखा ले, बारीक पीसे और उसका सेवन करें। क्लियर है? या तो जामुन होते हैं ना, जामुन का तो भी सीजन भी चल रहा था, जामुन की गुठलियां लें, गुठलियों को सुखा लें, बारीक पीसे, उसका सेवन करें। पथरी जैसी समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। हाँ जी, बाकी चीजें यहाँ पर है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। जैसा कि देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, कैल्शियम टमाटर और पालक में पाया जाता है। गांठ, गुर्दा, बक्र, पित्ताशय, फेफड़ा इन सबको सुरक्षित करता है। रुधिर क्या होता है? हड्डी, दांत, नाखून, बाल में पाया जाता है, और ये सब चीज़ें ठीक करता है। इसको पढ़ लेना, कोई अच्छी बुक क्या बोलते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जैसी समस्या नहीं है, सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आप पढ़ लेना। अगला, हाँ जी, कितनी स्लाइड बची? स्लाइड ज़्यादा आई थी, चलो ठीक है, लगता है लास्ट क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। 2 स्लाइड हो रहे हैं, चलो ठीक है, एंड कर देंगे। हाँ जी, आ जाए ऑक्जेलिक एसिड। जैसा कि हमने विद्यार्थियों चर्चा की है, ब्लड बैंक में ब्लड को संरक्षित रखने के लिए आपको पता होगा जिस ब्लड को हम डोनेट करते हैं उस ब्लड को डोनेट करने के बाद उसको संरक्षित रखना होता है, ताकि वो क्या हो जाए? डैमेज ना हो जाए। किसी व्यक्ति को यदि देना है तो उस व्यक्ति को तरीके से दिया जाए। यदि गलत ब्लड दे दोगे उसकी भी जान चली जाएगी। तो वहाँ पर क्या होता है? ब्लड बैंक में ब्लड को संरक्षित रखने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, कई सारी प्रोसेस होती है क्योंकि वो करते हैं। सोडियम ऑक्जेलेट ब्लड को जमने नहीं देता है। याद रखिएगा वहाँ पर तो सोडियम ऑक्जेलेट नहीं जमने देगा, क्योंकि आप सभी को पता है बॉडी के अंदर 23 सेकंड में पूरी बॉडी में फ्लो हो जाता है ब्लड। 23 सेकंड लगते हैं पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो जाता है, लेकिन बॉडी से बाहर आती जम जाता है। तो सर ऐसा बॉडी के अंदर क्या? तो हम बोलेंगे हेपेरिन नामक प्रोटीन। आप सभी को पता है मानव शरीर के यकृत में एक ब्लड पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हेपेरिन नामक प्रोटीन बोलते हैं। हेपेरिन नामक प्रोटीन जो बॉडी के अंदर ब्लड को नहीं जमने देता, लेकिन बॉडी से बाहर आती ब्लड जम जाता है। उसका रीजन क्या होता है? तो हेपेरिन की कमी हो जाती है। क्लियर है? तब वहाँ पर क्या होता है? ब्लड आपका नहीं जमे, इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम ऑक्जेलेट का। कार्बोनिक अम्ल, पेयजल में, चिप्स में आपने देखा होगा नाइट्रोजन भरी होती है भैया चिप्स के पैकेट में। याद रखिएगा ताकि आपके चिप्स खराब ना हो। फूला हुआ होता है, बोलते हैं भैया गैस बेच रहा है, भैया गैस नहीं बेच रहा है, वो नाइट्रोजन रख के देता है। यदि गैस नहीं होगी ना तो आपके चिप्स खराब हो जाएंगे। कई सारे लोगों को बोलते देखा होगा भैया चिप्स का पैकेट आता है 5 रुपये के चिप्स में 5 चिप्स निकलते हैं और बाकी तो गैस ही है। भैया गैस इसलिए है क्योंकि जब तक गैस है तब तक आपके चिप्स सेफ हैं। जिस दिन गैस निकल गई उस दिन चिप्स में सीढ़ लग जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के प्रोडक्ट लें, फूला हुआ लें, कोई व्यक्ति आपको बोलता है भैया दबाने पर हवा निकल गई, भैया वो हवा नहीं थी, वो थी नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस निकल गई मतलब कि आपका चिप्स का प्रोडक्ट खराब होगा, इसको बेशुमार मत बल्कि फेंक किया जाओ। विद्यार्थियों चिप्स से पेयजल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। इमली अंगूर में आपने देखा होगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है इमली अंगूर का अम्ल बताएं, तो अम्ल कौन सा होगा? टार्ट्रिक अम्ल। फॉर्मूला भी लिखा हुआ एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सभी जो आपके साधारण फल होते हैं, याद रखिएगा जितने भी साधारण फल होते हैं सभी में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। तो इतना सा याद कर लो विद्यार्थियों, जितने भी फल होते हैं सभी फलों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और जितने भी खट्टे फल होते हैं ना सभी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे कि संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर खट्टे होते हैं, इनमें क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है? बाकी हम आपको बता चुके गाय में दूध में पीलापन का कारण क्या? राइबोफ्लेविन एक पिगमेंट होता है। जबकि प्रोटीन पूछा जाएगा तो कौन सी होती है? कैरोटीन नामक प्रोटीन होती है। मीठे का कारण क्या होता है? मैलिक एसिड होता है जो कि सेवफल में भी होता है। साइट्रिक एसिड होता है जो कि खट्टा कर देता है। क्लियर है? चलो ठीक है, एनडी हो गया तकरीबन आपका पूरा चैप्टर, एनडी कर देते हैं। एक अंतिम स्लाइड है उसको पढ़ लें, कुछ फैक्ट है। हाँ जी, केक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा इस्तेमाल किया जाता है। कड़वेपन को दूर करने के लिए टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा जो केक होता है, केक फूला हुआ होता है, उसका रीजन क्या होता है? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है। किसी चीज में कड़वापन होता है ना तो वहाँ पर टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाता है। यानी कि टार्ट्रिक अम्ल क्या करता है? कड़वेपन को दूर कर देता है। जैसे नहीं होता भैया, हम बोलते हैं जैसे कि सब्जी किसी चरकी हो जाती है, ये तरीका होता है जो कि आप घर पे यूज भी कर सकते हो। मतलब कि चरकी मतलब कि जिसमें चटपटाहट ज्यादा, मिर्ची ज्यादा डाल दी, सिंपल सा मीनिंग। यदि आपने किसी सब्जी में मिर्ची ज्यादा डाल दी ना, उसमें नींबू निचोड़ दें, उससे क्या होगा कि खटास क्या करेगी? मिर्ची जो है ना मिर्ची को कम कर देगी। ये कुछ नुस्खे होते हैं।
हाँ जी, कुछ प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत, जैसे कि पूछा जाता है आंवले में कौन सा अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, गेहूं में होता है क्या लिखा भैया, ग्लूटिनक अम्ल होता है, ग्लूटिनक अम्ल होता है, एप्पल में, एप्पल यानी सेवफल, मैलिक एसिड होता है, पेन किलर या डिस्प्रिन जो आती है भैया 2 मिनट में डिस्प्रिन खाएं दिमाग का दर्द दूर भगाएं, उसी में क्या होता है भैया सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड। ये सारी चीजें 2 मिनट में दिमाग को खाली कर देती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए डैमेज कर देती है, कभी ना लें ये चीजें, डिस्प्रिन इनो सब बेकार। लाल चींटी भैया, चींटी होती है काली होती है लाल होती है, काली चींटी तो कुछ नहीं करती, लाल चींटी दबा के जाती है और जोर से दर्द देके जाती है, उसके अंदर क्या होता है फार्मिक एसिड होता है या मेथनोइक एसिड होता है, दोनों पूछे जाते हैं, फार्मिक एसिड लिखा हुआ है या मेथनोइक एसिड लिखा हुआ है। मक्खन भैया घी के अंदर कौन सा होता है, ब्यूटेरिक एसिड होता है, आम के अंदर होता है मैलिक एसिड यानी कि पका हुआ आम मैलिक एसिड होता है, कच्चा आम जैसे नहीं होता कच्चा मैंगो पक्का मैंगो 1 रुपए की 2 मैंगो आती है ना चॉकलेट, उसी टाइप से, तो कच्चा मैंगो साइट्रिक एसिड, पक्का मैंगो मैलिक एसिड। भैया मानव शरीर के अंदर जो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है उसके अंदर भी एक अम्ल होता है, अमीनो एसिड होता है। चाय पिए भैया, चाय के अंदर भी होता है टेनिन एसिड, टेनिन अम्ल होता है। कॉफी के अंदर अम्ल नहीं होता, कॉफी के अंदर क्षार होता है, क्वानिन क्षार। लहसुन प्याज अदरक में सल्फर के कारण गंध आती है भैया, सल्फोनिक एसिड होता है, ये भी याद रखिएगा। लहसुन प्याज अदरक में क्या आती है, सल्फर के कारण गंध आती है, याद रखिएगा। यही सल्फर होता है जो कि हवा में उड़ता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है सल्फर होता है, सल्फर में सल्फोरेनिक एसिड होता है। तो अम्ल तो करा चुके थे, अब क्षार ही पढ़ना था, तो आइए जरा क्षार की करते हैं शुरुआत। हाँ जी, तो देखिएगा सबसे पहली बात तो हमने आपको एक चीज बताई थी, सुनिए जरा। पहली चीज तो आती है विद्यार्थियों, अम्ल और क्षार में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल सा फंडा इतना होता है कि आप एक ही चीज अपनाए कि अम्ल होते खट्टे, क्षार होते कड़वे। अतः जो चीज आपको खाने में मीठी लगे वो तो मीठी होती है और क्या, लेकिन जो चीज खाने में कड़वी लगे जिससे गला कड़वा हो जाए, फॉर एग्जांपल आप जहर पी लो, जहर पीने के बाद आपको क्या लगेगा, कड़वा लगेगा, मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, आप हमेशा के लिए सो जाओगे। लेकिन पर इतना जरूर लॉजिक लगाइए कि जब आप कुछ तीखा खाते हो तो कुछ ना कुछ आपको चटपटाहट जैसा लगता है। उसी प्रकार से जब आपने नींबू लिया तो नींबू खाने के बाद हमको पता चलता है सर ये खट्टा है, यानी कि इसमें अम्ल है, एसिड है। आपने इमली खाई है तो इमली को खाने के बाद आपको पता चला सर इसमें अम्ल है, यानी कि क्या खट्टी है। आपने कच्ची केरी खाई है, केरी खाने के बाद आपको पता चला इसके अंदर सर कोई ना कोई तो एक एसिड होगा। अब आपने कच्चा आंवला खा लिया, जीभ आपकी फट गई है, तो अपने आप आपको पता चला है सर ये मतलब कि कसेला टाइप का है, कसेला स्वाद है, यानी कि इसमें क्षार है। आपने चूना अपने जीभ पर रख लिया, पत्थर रख लिया है, उसी प्रकार से तो ये जो चीजें होती है वो क्या होती है, क्षार होती हैं। अम्ल और क्षार में सीधा सा डिफरेंस क्या होता है सर, अम्ल क्या होता है इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं और जिसमें ऑक्सी हाइड्रोजन आयन होते हैं वो क्या होता है, क्षार होता है। यानी कि सर जिसमें H+ आयन होते हैं वो तो अम्ल होता है, जिसमें OH- आयन होते हैं वो क्या होता है, क्षार होता है। लेकिन सर पता कैसे चलाते हैं भैया, सोरेनसन नाम का एक व्यक्ति सर सन 1919 में काम कर गया। क्या करके गया था जरा सुनिएगा। सन 1909 में सोरेनसन नाम के व्यक्ति ने एक पीएच स्केल बनाई। पीएच का तात्पर्य होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जितने आपके अंदर कैपेसिटी कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, आपकी कैपेसिटी है आप 2 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे सो सकते हो, आपकी कैपेसिटी हमको पता है। उसी प्रकार से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एक अम्ल की या क्षार की कैपेसिटी होती है कि वो अपने अंदर कितने हाइड्रोजन आयन को रख सकता है। समझ आ रहा है। अर्थात एक कमरे की कैपेसिटी होती है, कोई एक कमरे के अंदर 10 बच्चों को हम बिठा सकते हैं, उसकी कैपेसिटी है। उसी प्रकार से एसिड और बेस की भी एक कैपेसिटी होती है हाइड्रोजन आयन को रखने की, जिसे हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और इसको काउंट किस पर करते हैं, पीएच स्केल पर, जिसे हम बोलते हैं पीएच मान। सर ये क्या होता है, तो सिंपल सा फंडा है, 0 से लेकर 14 तक चलता है। गिनती केवल इनको इतनी आती थी सोरेनसन को, क्योंकि सोरेनसन जब पढ़ते थे तो उस समय इतने बड़े बड़े स्कूल नहीं चलते थे, गिनती उनको 100 तक सिखा दे। तो भैया उन्होंने आधी अधूरी गिनती सीखी और उसी पर उन्होंने अपना काम कर दिया। तो 0 से लेकर 14 तक उन्होंने पीएच मान में स्केल में अपने नंबरिंग कर दी। तो पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक चलती है और 7 पर क्या बताती है, न्यूट्रल। अर्थात ना तो वो अम्ल होगा ना वो क्षार होगा, यानी कि अम्ल और क्षार जब समान मात्रा में मिलते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। ना तो वो अम्ल रहेगा ना वो क्षार रहेगा। ठीक है सर जी, इतना क्लियर है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो 0 से ज्यादा और 7 से कम होगा तो वो अम्ल होगा, और 7 से ऊपर होगा 14 से कम होगा तो वो क्या होगा, क्षार होगा। बिल्कुल करेक्ट पकड़े हो। इसी प्रकार से चीजें समझते रहें। तो हमने ये बोला कि जितना ज्यादा कम होगा पीएच मान, एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। थोड़ा सा यहां पर लॉजिक लगाइएगा, जितना ज्यादा पीएच वैल्यू कम होगी उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होने वाला है। लेकिन क्षार में जब अपोजिट है, क्षार जब देखने जाओगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उल्टी गंगा यहां पर बह जाती है। क्योंकि जितना ज्यादा क्षार का पीएच मान ज्यादा होगा, जितना ज्यादा क्षार का पीएच मान ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग उतना ही ज्यादा होने वाला है। सिंपल सा फंडा एग्जांपल में समझने का प्रयास करते हैं। हमने बोला किसी का पीएच मान 2 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसी का पीएच मान 6 है तो वो क्या है, दुर्बल एसिड है। क्लियर है। उसी प्रकार से जब हम क्षार पर गए, बेस पर गए, तो हमने प्यारे बच्चों ये बोला किसी का पीएच मान 8 है, किसी का पीएच मान 8 है तो आप बोलोगे सर वो दुर्बल है। लेकिन किसी का पीएच मान 13 है, 14 है तो वो क्या, स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया? ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो उसी पर हमने आपको अम्ल पढ़ा दिया था। आज हम क्षार पढ़ते हैं। तो क्षार में सबसे पहले आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बाद में पढ़ेंगे ना। हाँ जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कहा जाता है मैग्नीशिया का दूध, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नाम पूछा जाता है आपसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सर ये क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता है। लॉकडाउन लगा हुआ था, आपको खाने पीने को मिला नहीं है, अच्छी दावत मिल गई, आप चले गए, तरीके से आप खा पी के आ गए। अब भैया हुआ क्या है कि आपका डाइजेशन जो सिस्टम था ना वो पूरा का पूरा खराब हो गया। अर्थात आपने सारी की सारी चीजों को एक साथ इस टंकी के अंदर डाल दिया और देन इसके बाद आपको भी पता नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो आपका डाइजेशन सिस्टम को खराब कर चुका है। अब क्या होने वाला है सुनिएगा। अर्थात क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, जैसे आप पेट बोलते हो ना, वो उसे कहते हैं उधर, अर्थात स्टमक, यानी कि आमाशय। इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है, जबकि वास्तव में उसका साइंटिफिक नाम होता है क्या, आमाशय। आमाशय की दीवारों पर छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम जठर ग्रंथियां बोलते हैं। जठर ग्रंथि एक रस निकालती है, जठर रस। और जटर रस में एक अम्ल होता है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl।
और यही वो एकमात्र अम्ल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर आता है और सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, जो कि मानव शरीर के अंदर पाया जाता है। इसी अम्ल की मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाए, हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ जाए, तो इसको कम करने के लिए एंटासिड के रूप में यानी कि प्रति अम्ल के रूप में हम किसे लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आप बोलते हैं 2 रुपए का पैकेट इनो का घोल। समझ आया? जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है तो एसिडिटी में होता क्या है सर, हमारी बॉडी के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि आप ये कहोगे कि जब अम्लीयता बढ़ती है तो अम्लीयता को कैसे कम किया जा सकता है, क्षार को डाल करके। शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ रही है तो क्षार को डाल दो, अम्ल अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इनो हमारा काम 2 मिनट में कर जाएगा। तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, सर जी हम तो इनो कभी लेते ही नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो कभी कुछ ऐसा होता ही नहीं है, एसिडिटी वाली प्रॉब्लम होती नहीं है। तो सुनना जरा, जब ऊपर वाले ने ये मशीन बनाई थी तो मशीन में सब कुछ सिस्टम बना करके रखा हुआ था, केवल गड़बड़ी इतनी हो गई कि आपने उस सिस्टम को सही तरीके से नहीं चलाया। अर्थात आपकी बॉडी में हर एक वो पार्टिकल पहले से मौजूद है, तो एक चीज खराब होने पर दूसरी चीज उसको ठीक कर सकती है। कंडीशन केवल ये होती है कि जब उसको सही तरह से आप वर्क नहीं कराते हो तो वो बिगड़ने लगती है। अर्थात हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो हमारी बॉडी के अंदर एक यकृत भी होता है, जो मानव शरीर के अंदर स्टोर रूम बन के बैठा हुआ है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्योंकि साइंस का 2 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जब पूछा जाएगा तो आप त्वचा बोलोगे, लेकिन त्वचा कैसा है, बाहरी अंग है, लेकिन सबसे बड़ा भीतरी अंग बोलोगे तो यकृत ही आता है, जिसका वजन 1.5 किलो है। तो कदर करो उसकी, याद रखिएगा अल्कोहल पीने से यकृत खराब होता है, लीवर खराब हो जाता है। धूम्रपान करने से, इसके अलावा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्तियों को भी लीवर खराब हो जाए, तो कदर करें इसकी। लीवर खराब हो गया तो कुछ खा पी नहीं पाओगे, क्योंकि डाइजेशन पूरा लीवर के हाथ में होता है। एक बीमारी देखोगे पीलिया, ज्वाइंटनेस जिसे बोलते हैं, पीलिया बीमारी। जिस व्यक्ति को पीलिया बीमारी होती है एक बार हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पलट करके पीलिया आता है पेट में उतर जाता है, याद रखना वो व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति कुछ खा नहीं पाता है, खाएगा तो डाइजेशन होगा कहां से, लीवर तो खराब करके बैठे हो। तो ध्यान रखना है शरीर के अंगों का। तो वहां पर जो अम्ल होता है HCl, जो आपका आमाशय से निकल रहा है, उसी को खत्म करने के लिए क्या है, आपके शरीर में यकृत होता है, और यकृत क्या निकालता है, पित्तरस निकालता है। सर ये तो क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा कि पित्तरस कहां से बनता है, यकृत से बनता है, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में, और वो होता है क्षारीय स्वभाव का, हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, क्षारीय स्वभाव का होता है। और इसी का काम क्या होता है, उस अम्ल की मात्रा को क्या करना, खत्म करना, और क्या बना देना, न्यूट्रल बना देना। तो आपके मन में ये प्रश्न उठेगा, सर जब अम्ल को खत्म ही करना है तो अम्ल को निकाल क्यों रहे हो बॉडी से? तो सुनना जरा, अम्ल का जो काम होता है ना बॉडी के अंदर, ये होता है कि छोटे छोटे जो हानिकारक छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जीवाणु वगैरह, खाना खाते समय आप सब्जियां तो धोते नहीं, इतने तो आलसी लोग हो। तो मान लीजिए कि आपने सब्जियां मार्केट से लेकर के आए, सब्जियां आपने नहीं धोई अच्छे से, या कोई भी चीज आपने मार्केट से उठा करके तुरंत खा ली, तो उसमें कोई ना कोई एक डस्ट पार्टिकल होगा, कोई ना कोई एक सूक्ष्म जीवाणु होंगे जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए। आपको तो आपकी फिक्र नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उसको फिक्र है बॉडी की। तो वो क्या करता है, अम्ल क्या करता है, छोटे छोटे जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है, देन इसके बाद भोजन को आगे पहुंचाता है, और अम्लीयता बढ़ने पर जो पित्तरस होता है वो क्या कर देता है, अम्ल को समाप्त कर देता है। और ये क्रिया होती है डिओडेनम में, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोलॉजी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछता है, हम वहां पर ज्यादा नहीं जाते हैं, यहीं पर हमारा एंड करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका पीएच मान कितना होता है, 10.5 होता है। काम क्या होता है सर, एंटासिड के रूप में काम करता है, बॉडी के अंदर HCl को खत्म करने का काम करता है। यदि आप इनो का वो ले सकते हो, ये सब बताया भी हुआ है यहाँ पर, प्रक्रिया कैसे क्या चलती है, जो कि हमने सब कुछ आपको समझा दिया। नेक्स्ट आता है, वो जरा समझिएगा, यहाँ पर आता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, वैसे तो एक एस्क होता है जिंक का, आल्सो नोन एज जिंक ऑक्साइड, यानी कि इसको जिंक ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। जिंकाइट इसका एस्क होता है। जिंक का फूल कहा जाता है, नकली दांत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, धूप से बचने वाले क्रीम बनाने में। भैया ध्यान दीजिएगा, यामी गौतम की फेयर एंड लवली लगाओ, ये लगाओ धूप से बचने वाली क्रीम। सूरज दादा किसी के सगे नहीं है, जिसको काला करना है काले करके रहेंगे, वेस्ट इंडीज वालों को किया है, अब आपकी बारी है। तो भाई चीजें आपको तो 3 क्वेश्चन क्या याद रखना है कि जिंक का फूल किसे कहा जाता है, फ्लावर ऑफ जिंक किसे कहा जाता है, बोलोगे जिंक ऑक्साइड। 3 क्वेश्चन बिल्कुल मन में ये बांध लो, गांठ बांध लो, जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे कि फ्लावर ऑफ जिंक किसे कहा जाता है, जिंक का फूल किसे कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड को। नकली दांत आपने देखे होंगे भैया, नकली दांत आते, दांतों को कस दिया जाता है, तो ये सब किससे बनाए जाते हैं, जिंक ऑक्साइड से बनाए जाते हैं। धूप से बचने वाली क्रीम, सनस्क्रीन के नाम से पता नहीं कौन कौन सी क्रीम आती है, आपको काले होने से बचाती है। हाँ जी, तो वो सारी की सारी किससे बनती है, इससे ही बनती है। अगला देखिएगा भैया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना होता है सीमेंट बनाने में। अब सर जी ये कौन सा होता है, तो भैया ये वही चूना है जो हमको लगाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो लगा रहा है वो चूना है, वो यही वाला चूना है। अक्सर पान वाला व्यक्ति अपने पान पर लगाया करता है, बच्चे अपने माँ बाप को लगाया करते हैं, विद्यार्थी अपने शिक्षक को लगाया करते हैं, और दोस्त अपने दोस्तों को लगाया करते हैं। ये वही वाला चूना है जो कि बिना बुझा चूना है। और चूना क्या होता है, ये सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऊपर जो चूना लगा हुआ है ना, वो कौन सा है आपका, जैसे कलाई वगैरह की जाती है, घर का पेंट वार्निश वगैरह किया जाता है। और नीचे जो है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला कौन सा आपके पास, बुझा हुआ चूना है ना, बुझा हुआ। हाँ जी, तो यहाँ पर देखिएगा खाने योग्य होता है, तंबाकू में इसका उपयोग कर सकते हो आप। यूज इन व्हाइट वॉश, यानी कि सफेदी करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, सफेदी कर सकते हो। सर्वप्रथम जोसेफ सेप्टिन ने, हाँ जी। तो इस व्यक्ति का नाम दिया गया है कि सबसे पहले सीमेंट की खोज किसने की थी। हाँ जी, क्योंकि आपका चूने का इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट बनाने में, तो जोसेफ नाम का व्यक्ति था जिसने सीमेंट सबसे पहले बनाया था। कौन सा सीमेंट बनाया था, पोर्टलैंड सीमेंट बनाया था। और पोर्टलैंड सीमेंट आपने देखा होगा, कई सारे सीमेंट होते हैं, जेके सीमेंट होता है, जेके सुपर होता है, अल्ट्राटेक होता है भैया, बांगर सीमेंट होता है, अंबुजा सीमेंट होता है, पता नहीं कौन कौन से सीमेंट आ रहा है। तो सीमेंट की खासियत क्या होती है, हम आपको एक आध चीज बता देते हैं, कभी उपयोग आए तो कर लेना। आपने देखा होगा घर बनाने के बाद दीवारों में एक क्रैक आने लगते हैं, क्रैक।
आपको ये लगता होगा क्रैक आ रहे हैं, क्या बात है, कारीगर ने अच्छे से काम नहीं किया। इसकी खास बात पता है क्या है? क्रैक आ रहा है, इसका मीनिंग एक ये भी होता है कि आपका सीमेंट बहुत मजबूत है। याद रखना, कभी भी यदि 70% से ज्यादा यदि कैल्शियम ऑक्साइड यदि मिलाया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका मीनिंग हुआ कि उसने कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 70% से ज्यादा मिलाई है, तो क्या होता है, अक्सर दीवारों में क्रैक्स आने लग जाते हैं। उसमें ना तो कारीगर की गलती होती है, वैसे अक्सर होती है कारीगर की गलती, लेकिन पर सब कुछ ठीक हुआ है फिर भी क्रैक्स आए, तो उसका एक मीनिंग कहां पर जाता है? सीमेंट पर, कि सीमेंट में गलती हुई है। सीमेंट बनाते समय दो गलती की जाती है, या तो कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा आप ज्यादा कम कर दो, यदि आपने 40% से कम कर दिए तो क्या हो जाएगा, आपका घर मजबूत नहीं बनेगा क्योंकि सीमेंट आपका क्या बेकार था। और यदि आपकी 70% से ज्यादा यदि कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा है सीमेंट में, तो इसका मीनिंग क्या है, सीमेंट आपका कुछ ज्यादा ही मजबूत था, जिससे क्या आने लगेंगे, क्रैक्स आने लगेंगे। तो सर लिमिट क्या होनी चाहिए? तो 60 से 70% कैल्शियम ऑक्साइड होना चाहिए, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आपका फेरस ऑक्साइड। हाँ जी, तो ये सारी चीजें होती है जो कि सीमेंट बनाने में उपयोग में लाई जाती है। पोर्टलैंड सीमेंट सबसे पहले बनाया गया था, जो कि किसने बनाया था? जोसेफ ने। हाँ जी, अगली कंडीशन देखते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं पर चर्चाएं कर रहे हैं, ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं वैसे तो। हाँ जी, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला भी याद रखिएगा। ये वाला भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि पीएच मान कितना होता है? 14 होता है, सबसे प्रबल क्षार होती है। यानी कि हम बोलेंगे सबसे ज्यादा प्रबल क्षार किसका होता है? तो आप बोलोगे कास्टिक सोडा का, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। एक देखिएगा, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमेशा याद रखना, एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सर इनमें डिफरेंस क्या होता है? जस्ट अभी बताने वाले कि कौन सा कपड़े धोने का जो साबुन होता है और जो आपका एक नहाने का साबुन होता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कपड़े धोने के साबुन में क्या होता है और नहाने के साबुन में क्या होता है। आगे देखते हैं। सबसे पहली बात तो सबसे प्रबल क्षार कौन सा होता है? आप बोलोगे कास्टिक सोडा होता है, इससे कठोर साबुन बनाए जाते हैं। अर्थात कपड़े धोने वाला साबुन किससे बनाया जाता है? कास्टिक सोडा से बनाया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका काफी हाई होता है। हाँ जी, बाकी क्या होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनाते हो? कपड़े धोने वाला बनाते हो। जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है प्यारे बच्चों नहाने वाला साबुन। जो नहाने वाला साबुन होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कपड़े धोने का साबुन बनता है। सर दोनों में अंतर क्या होता है? इसका मीनिंग विद्यार्थी होता है कि आपने पानी देखा होगा, पानी दो प्रकार का होता है, एक होता है कठोर जल, एक होता है मृदु जल। कठोर जल क्या होता है? जिसमें साबुन डालने पर झाग ना दे, वो होता है आपका कैसा जल? तो आप बोलोगे कठोर जल। आपने पानी के अंदर साबुन डाला है और वो यदि झाग उसमें नहीं बन रहा है तो कठोर जल है, और पानी के अंदर यदि आपने साबुन डाला है वो झाग दे रहा है, यानी कि मृदु जल। तो अगली कंडीशन आपसे यही पूछा जाएगा, दोनों हमने बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कपड़े धोने वाला साबुन बनता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से नहाने वाला साबुन बनता है। इसके अलावा सर्फ देखा है आपने, डिटर्जेंट आता है, सर्फ एक्सेल आता है, ये जितने भी आपके सर्फ होते हैं ये सारे भी किससे बनते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनते हैं। अगला आएगा, हाँ जी, सर्फ वाला बता भी दिया इन्होंने, ये सारा का सारा क्रिया होती है। हाँ जी, ये पूरी पीडीएफ हमने सेंड कर दी ग्रुप में। हाँ जी, अगला आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। भैया सिंपल सा मीनिंग है, एक ही आपको ट्रिक बताएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई कहां पर रहती है भैया? किचन में रहती है, वही खाना बनाती है, तो वहीं से आप मीनिंग निकाल लो, NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, खाने वाला सोडा कहा जाता है, बेकिंग पाउडर कहा जाता है। खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा दाल बाटी चूरमा के लिए जो बाटी बनाई जाती है उनको फुलाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात के फेमस, उज्जैन मध्य प्रदेश में भी फेमस है, फाफड़े देखे होंगे आपने, लंबे लंबे से बनते हैं बेसन के, वो भी किससे? इनको भी फुलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। उसका रीजन क्या होता है? खस्ता बनती है। इसके अलावा आपने नमकीन की शॉप पर गांठिए देखे होंगे, गांठिए बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग कचौड़ी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कचौड़ी समझते हो ना, 6 रुपए की एक आती है भाई, कचौड़ी चटनी डालकर खाई जाती है। हाँ जी, तो इसके अलावा देखिएगा खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए, यानी कि इडली ले आओ, इसके अलावा आप खमंड ले आओ, ढोकला ले आओ, इन सबको फुलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो जो प्रश्न बनता है वो हम बताते हैं। जब विद्यार्थी गलत करता है बिल्कुल डंके की चोट पर, तो हम ये कहेंगे खाद्य पदार्थों को फुलाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हो ना वो तो बेकिंग सोडा है, लेकिन खाद्य पदार्थ फूलने के बाद जो उसके अंदर गैस बनती है ना वो रहेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे आपने देखिएगा अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रोटियां होती है ना, रोटियां चपाती जैसे आप बोलते हो, हाँ जी, उस चपाती के अंदर या रोटी के अंदर जो गैस होती है ना, जैसे आपने देखा होगा रोटी को बनाया गैस पे पकाने के बाद जब वो फूल जाती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। इडली देखा होगा, इडली फूल जाती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जब वो पक जाते हैं ना तो वहां पर जो गैस बनती है वो CO2 गैस बनती है। कौन सी? CO2 गैस बनती है। क्लियर है? हाँ जी, आग बुझाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपने आप ही आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये CO2 गैस को रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? आग को बुझा देती है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? क्योंकि CO2 गैस को रिलीज करती है। इसके अलावा मिट्टी का तेल, पेंट के दाग हटाने में, वाशिंग सोडा, धावन सोडा, हाँ धावन सोडा लगा चुका है। कपड़े धोने का सोडा प्यारे बच्चों अलग है, तो कपड़े धोने का सोडा क्या होता है? धावन सोडा, इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कठोर जल की कठोरता को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। Na2CO3 10H2 इसका नाम होता है। तो कपड़े धोने का सोडा अलग होता है और खाने का सोडा अलग होता है। इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट और खाने के सोडे को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ जी, ये थे आपके क्या क्षार। समझ आया सभी को? केवल इतने ही क्वेश्चन थे, जहां से क्वेश्चन रिपीट होते ना उन्हीं पर पॉइंट फोकस करके हमने आपको बता दिया है। अब कुछ एक आध दो पॉइंट हो रहे जो कि लवण से आते हैं। अब आपके प्रश्न उठेगा सर ये लवण क्या होते हैं? तो देखिएगा जरा, जहां पर क्षार होते हैं और जहां पर लवण होते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार की जब क्रिया कराई जाती है तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उदासीन क्रिया बनती है, इसे हम क्या बोलते हैं? वो लवण बोलते हैं। अम्ल और क्षार को जब समान मात्रा में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? सोल्ट बनता है, यानी कि नमक बनता है और पानी निकल के बाहर आता है। जैसे कि आप देख सकते हो HCl प्लस NaOH को मिलाया, HCl प्लस NaOH को आप जैसे ही मिलाओगे तो यहां पर देखोगे NaCl बना है प्लस H2O बना है। क्लियर है? NaCl प्लस H2O आपका बना चाहिए। कैसे बनाया? तो Na प्लस Cl ये दोनों आपस में मिल गए क्योंकि Na प्लस था Cl माइनस था और HOS मिलकर के H2O बन गए। क्लियर है? आगे देखोगे आप फिटकरी,
फिटकरी से आपसे का क्वेश्चन केवल एक ही बनता है, फिटकरी का आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। फिटकरी या पोटासियम किसे कहा जाता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2। रासायनिक नाम भी याद कर लेना, हाइड्रेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये फिटकरी का रासायनिक नाम होता है। रुधिर का थक्का, जैसे आपने देखा होगा जो नाई वगैरह होते हैं जब सेविंग करते समय यदि कट लग जाता है तो वहां पर फिटकरी लगा देते हैं। आजकल तो इतने सारे नए नए आइटम आ चुके हैं, फिटकरी का जमाना गया, लेकिन हमारे जमाने में तो फिटकरी ही चला करती थी। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो रुधिर का स्त्राव करने के लिए फिटकरी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पानी को शुद्ध करने के लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? स्कंदन करता है। पानी के अंदर उपस्थित जितनी भी क्या होती है? अशुद्धियां होती है, सबको एक जगह पर कलेक्ट कर लेता है। जब अशुद्धि आपस में क्या हो जाती है? चिपक जाती है उस बर्तन के पेंदे में, यानी कि बर्तन की जब तलेटी होती है ना, जो तल होता है, वहां पर जाकर के नीचे क्या हो जाती है? रखा जाती है वो। तो वहां पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फिटकरी का इस्तेमाल किया करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। हाइपो सॉल्यूशन, फेस ब्लीच, कॉटन ब्लीच और कॉस्मेटिक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा भी होगा, कई सारी ऐसी हमारी माता बहनें होती है जो कि ब्लीचिंग करवाती हैं, फेस पर ब्लीचिंग करवा लेती हैं, सुनहरे बाल हो जाते हैं, सुनहरे गाल हो जाते हैं, सब कुछ चमकदार हो जाता है। हाँ जी, उसी प्रकार से फेस ब्लीच, इसके अलावा आपने कपड़े भी देखे होंगे, कई सारे कपड़े होते हैं जिनको गीला नहीं करना है लेकिन कपड़ों को धोना है, तो वहां पर कॉटन ब्लीच भी करवाई जाती है कपड़ों को धोने के लिए। फेस ब्लीच करवाते हैं, कॉस्मेटिक भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो स्विमिंग पूल होते हैं, स्विमिंग पूल के पानी को शुद्ध करने के लिए आपने देखा होगा स्विमिंग पूल का पानी कितना अच्छा होता है, उसमें बुरे से बुरा इंसान भी नहाता है लेकिन पानी हमेशा अच्छा रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि क्लोरीन गैस उसके अंदर छोड़ दी जाती है। हाँ जी, अगली स्लाइड पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर देखिएगा जिप्सम, आपको देखा होगा जिस प्रकार से घर में पहले सीमेंट हुआ करता था, सीमेंट के बाद लोग पुट्टी करवाने लगे, पुट्टी के बाद अब लोग पीओपी करवाने लगे भैया, इसके अलावा जिप्सम या जिप्सा भी करवाने लगे। तो यह सारा का सारा टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग अपने आप को सुंदर दिखाएं या नहीं दिखाएं लेकिन घर को जरूर सुंदर दिखाते हैं। उसका रीजन यही है कि कई सारे लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी करवा लेते हैं या तो जिप्सम की परत चढ़वा लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा वही चीज है भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 ½ H2 होता है, जबकि जिप्सम क्या होता है? CaSO4 2H2 होता है। यानी कि जब इसमें से क्या होता है, इसको हम हीट करते हैं, जिप्सम को जब क्या हो जाता है? हीट दी जाती है, गर्म किया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के बाहर आता है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि आप गिर गए, आपकी हड्डी टूट गई है, हड्डी टूटने के बाद जब प्लास्टर चढ़वाया जाता है हाथ पैर में, हाथ पैर की हड्डी जब टूट जाती है, प्लास्टर चढ़वाया जाता है, तो किसका बनता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। नकली छत हमने भाई बोला, फॉल्स सीलिंग आपने देखा होगा, पेंटिंग करवाने के लिए, डिजाइन बनवाने के लिए, स्टेचू आर्ट बनवाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पीओपी का। अगला देख लेगा, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीटाडीन से कहा जाता है, धूप से बचाने वाली क्रीम भी बना लो भैया। इसके अलावा कुएं जो होता है, कुएं के नीचे जब तलेटी में जो कीचड़ होता है ना, वहां पर भी ये पाया जाता है। इसका उपयोग ये एंटासिड वो क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है एक तरीके से। हाँ जी, इसको भी याद रखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट भैया, ऊपर और नीचे में अंतर देखिएगा। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट है, पूछा जाता है लाल दवा किसे कहा जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट को। KMnO4 कहा जाता है, KNO3 किसे कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता है, इसे सोरा कहा जाता है। सिंपल सा फंडा बता रहा है, ऊपर लाल दवा है, नीचे सोरा है। विस्फोटक बनाने के लिए जो आपने बंदूक देखी होगी, बंदूक में जो गन पाउडर होता है, जो बारूद होता है, उसको बनाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट नहीं बल्कि पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कुछ नीचे हैं, इनको आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, जैसे कि मोहन लवण, सेंधा नमक, इसके अलावा टेबल सोल्ट ये वाला भी कर दीजिएगा, साधारण नमक जो आप नमक डालते हो सब्जियों में, NaCl और ग्लोबल नमक, ये सारे के सारे। हाँ, तो ये था प्यारे बच्चों एसिड